गाइस, क्या होता है जब इस दुनिया के सबसे ठरकी लड़के को एक ऐसी परी मिल जाती है जो कि उसके किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर दे। और वो ठरकी लड़का उस परी से ये विश मांगे कि वो इस दुनिया की सभी लड़कियों की चड्डियों को टेलीपोर्ट करके उसके पास ले आए। और जब वो परी उस ठरकी लड़की की विश पूरी करती है तो उस दुनिया के किसी भी लड़के के पास एक भी चड्डी नहीं होती। तो वो सभी लड़कियां कैसे कैसे करके अपने झाड़ियों को छुपाती है और हमारा ठरकी मेन कैरेक्टर उन सभी चड्डियों के साथ क्या करता है, आइए चलिए देखते हैं आज के इस वाले वीडियो में। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर तोमोकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे गधे बेच के तो ऐसे सो रहा था कि जैसे वो अभी अभी पूरे देश भर का काम निपटा के आया हो। और उसको वहाँ पे एक मित्सुकी नाम की लड़की जगाने की कोशिश कर रही थी, वरना फिर वो लोग स्कूल के लिए लेट हो जाते। पर जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी तोमोकी वहाँ पे अपनी नींद से नहीं जागता तो मित्सुकी वहाँ पे गुस्से में तोमोकी के उड़े हुए चद्दर को खींच लेती है। और उसको जो वहाँ पे दिखता है वो देख के तो वहाँ पे उसकी शर्म के मारे ही बिल्कुल चीख निकल जाती है। और मित्सुकी की चीख को सुन के वहाँ पे डर के मारे तोमोकी की भी चीख निकल जाती है। इसलिए वो वहाँ पे मित्सुकी से ये पूछने लगता है कि क्या हुआ, वो इतने जोर से क्यों चिल्लाई। पर तभी तोमोकी की नजर वहाँ पे अपने औजार पे पड़ती है जो कि वहाँ पे कोई अजीब सा सपना देखने की वजह से 16 तोपों की सलामी दे रहा था। इसलिए वो वहाँ पे मित्सुकी के सामने बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो जो सोच रही है ये वो चीज नहीं है, ये तो बस एक चूहा है जो कि रात में सोते हुए गलती से उसके पैंट में घुस गया था। पर मित्सुकी को वहाँ पे ऐसा लगता है कि तोमोकी का वो औजार उसको ही देख के सलामी दे रहा है। इसलिए वो वहाँ पे शर्माते हुए तोमोकी के गाल पे एक थप्पड़ पेल देती है। जब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तोमोकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। फिर मित्सुकी आके वहाँ पे तोमोकी को पीने के लिए दूध देती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और वो दूध पीने से उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती। एंड आई होप सो कि ये गाय का ही दूध हो। उसके बाद फिर वो दोनों स्कूल आ जाते हैं जहाँ पे कि तोमोकी क्लास में बैठा बैठा सुस्ता रहा था। इसीलिए मित्सुकी वहाँ पे धीरे से चिल्लाते हुए तोमोकी को जागे रहने के लिए बोलने लगती है। पर उसके इतना कहने के बावजूद भी तब तक वहाँ पे हमारा आलसी तोमोकी सो चुका था। और तब हमें वहाँ पे तोमोकी के सपने के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पे कि वो एक खुले मैदान में खड़ा हुआ था और उसके सामने वहाँ पे एक पंखों वाली लड़की उड़ रही थी। देन मित्सुकी वहाँ पे तोमोकी को उसके सपने से जगाती है क्योंकि उनका लंच ब्रेक का टाइम हो गया था। पर मित्सुकी वहाँ पे तोमोकी के चेहरे को देख के बोलती है, तोमोकी क्या तुम्हें फिर से वही वाला सपना आया है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तोमोकी के आंखों से आंसू बह रहे थे। और यही देख के मित्सुकी वहाँ पे ये समझ गई कि तोमोकी को वो सपना आया है क्योंकि वो सपना बचपन से ही तोमोकी को हमेशा आता है। फिर मित्सुकी वहाँ पे तोमोकी को किसी डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पे कुछ और बातें कर पाते तभी वहाँ पे उनकी क्लास की एक लड़की दौड़ते हुए आती है और सबको बोलती है कि एक पागल लड़का स्कूल के टेरेस पे चढ़ चुका है। इसलिए फिर मित्सुकी और तोमोकी वहाँ पे जाके उनके प्रेसिडेंट से सारा मामला पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे और वो लड़का कौन है जो कि स्कूल के छत पे चढ़ चुका है। फिर उनके प्रेसिडेंट सात्सुकी वहाँ पे इशारा करती है और वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका ही दोस्त सुगाता होता है। और वो वहाँ पे एक ग्लाइडर से आसमान में उड़ने की कोशिश करने वाला था। तो तोमोकी वहाँ पे सात्सुकी से बोलता है कि आप यहाँ पे इतने आराम से कैसे खड़ी हो सकती हो, क्या आपको उसकी जान की जरा सी भी फिक्र नहीं है, वो तो हमारा दोस्त है ना। तो सात्सुकी वहाँ पे तोमोकी से बोलती है कि हाँ, मैंने उसको रोकने की कोशिश तो की थी पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। और वैसे भी मेरे पास उसके कई सारे लाइफ इंश्योरेंस है, इसलिए अगर उसकी जान चली भी जाती है तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये सुन के वहाँ पे मित्सुकी भी सात्सुकी के बातों से इम्प्रेस होकर उससे ये पूछने लगती है कि उन सारे लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना होगा। पर तोमोकी वहाँ पे अब भी उन दोनों के ऊपर चिल्लाए जा रहा था कि वो कितनी ज्यादा जालिम है। तब सात्सुकी वहाँ पे चलते हुए तोमोकी के पास आती है और बोलती है, क्या तुम मुझे जालिम बोल रहे हो, पर अभी तक तो तुमने मेरी जालिमपंती देखी ही कहाँ है। तुम बस मुझे अकेले में मिलो, 1 सेकंड में तुम्हारा निकाल दूंगी जान। और तब तक वहाँ पे उनका वो दोस्त सुगाटा स्कूल के छत से ग्लाइडर लेके उड़ चुका था और वो उड़ते हुए जाके स्कूल के पास वाले जंगल में क्रैश हो जाता है। इसलिए फिर सारे स्टूडेंट्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर मित्सुकी वहाँ पे तोमोकी से बोलती है कि वो अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता तो वो सुगाटा के पास जा सकता है क्योंकि डॉक्टर के अलावा बस उसके ही पास इतना दिमाग है कि वो तुम्हारे प्रॉब्लम को समझ के तुमको कुछ सोल्यूशन दे सकता है। फिर तोमोकी उससे बोलता है, उस चपड़ गंजू के पास जाने से तो अच्छा है मैं किसी पागल बंदर
बंदर के पास चला जाऊं। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, अभी कर ले अपनी मनमानी, पर जब तू रात को शोरिया होगा ना तब मैं तेरी बिस्तर में आके तेरा ऐसा हाल करूंगी कि अगली सुबह उठने की तू लायक नहीं बचेगा। और ये सुन के वहाँ पे तोमोकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप अपने मुंडी को नीचे करके सरकता हुआ मित्सुकी के पास चला जाता है। और तब मित्सुकी तोमोकी को लेके सुगाटा के पास आ जाती है, जिससे कि वो वहाँ पे उसके उस सपने वाले प्रॉब्लम का इलाज कर सके। और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद सुगाटा वहाँ पे तोमोकी को आके देखने के लिए बोलता है, इसलिए तोमोकी वहाँ पे चलता हुआ आके सुगाटा के हाथ में वहाँ पे जो डॉल होती है उसके स्कर्ट के नीचे देखने लगता है। और सुगाटा उससे बोलता है, अरे इस डॉल की चड्डी नहीं, जाके स्क्रीन पे देखो। और जब तोमोकी वहाँ पे जाके स्क्रीन पे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वर्ल्ड के मैप पे एक ब्लैक डॉट मूव हो रहा था, जो देख के वहाँ पे तोमोकी को जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सुगाटा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स फेंक के मार के उसको समझाने लगता है, जिससे वहाँ पे तोमोकी को ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, पर वो वहाँ पे ये जरूर समझ जाता है कि वो जो ब्लैक डॉट मूव कर रहा है वो किसी दूसरे दुनिया का पोर्टल है, और वो जो तोमोकी को एक ही सपना बार बार आता है वो सपना भी जरूर इस दुनिया से किसी न किसी तरीके से लिंक है। देन सुगाटा वहाँ पे बोलता है कि अगर उनको इसका इलाज चाहिए तो उसको तोमोकी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। तो ये सुन के मित्सुकी तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से मान जाती है, पर तोमोकी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो उसके ही ऊपर होने वाला था ना। इसलिए तोमोकी वहाँ पे किसी को भी पता लगने से पहले चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और आकर एक 200 साल पुराने चेरी ब्लॉसम के ट्री के नीचे बैठ के आसमान के तारों को देखते हुए उसी सपने के बारे में सोचने लगता है कि बार बार उसको वही वाला सपना ही क्यों आता है। और काफी देर तक वहाँ पे सोचने के बाद फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, पर तभी उसको वहाँ पे सुगाटा का कॉल आता है, जो कि उसको वहाँ से जल्दी से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वो दूसरे दुनिया का पोर्टल वहीं पे उसी जगह पे ही खोलने वाला था। और जब तोमोकी वहाँ पे आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे वो पोर्टल ओपन हो चुका था, और उस पोर्टल से एक चमकती हुई एस्टेरॉइड जैसी चीज नीचे गिर रही थी। और जैसे ही वो चीज वहाँ पे आके धरती से टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और उस जगह पे एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। फिर जब तोकुमे वहाँ पे जाके देखता है तो वो कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसके की पंख निकले थे, मतलब कि वो एक परी होती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पे उस परी के पास जा पाता, वहाँ पे उस आसमान के पोर्टल से कई सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए फिर तोमोकी वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे वहाँ पे भागने लगता है, पर भागते भागते काफी दूर तक आ जाने के बाद फिर वहाँ पे उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है, या फिर बोलो कि ठरक जाग जाती है। इसलिए वो दोबारा भागते हुए आके उस परी को अपने कंधों में उठा के वहाँ से वापस से भागने लगता है। पर उन दोनों के वहाँ से भाग के निकल पाने से पहले ही उस पोर्टल से एक बहुत ही बड़ा सा पिलर आके उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि तोमोकी को तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उस परी ने वहाँ पे तोमोकी की जान बचा ली थी। पर वहाँ पे तोमोकी की जान बचा लेने के बाद वो परी वहाँ पे उसके सामने झुक जाती है और बोलती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दिया, इसलिए वो अब से उसकी गुलाम बनती है और वो उसको जो भी ऑर्डर देगा वो उसको पूरा करेगी। और इस परी का नाम है इकोरस। तो ये सब कुछ वहाँ पे होता हुआ देख के तोमोकी को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। देन उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोमोकी अपने घर के खिड़की से चिल्लाते हुए तोमोकी को स्कूल के लिए जगाने की कोशिश कर रही थी। और जब वहाँ पे तोमोकी की नींद खुलती है तो वो वहाँ पे अपने आंखों के सामने उस परी को देखता है, जिसको देख के वो वहाँ पे पहले तो कुछ देर के लिए वैसे ही चुपचाप उसको देखते रहता है। फिर वो बोलता है तो फिर वो कुछ सपना नहीं था, वो सब कुछ सच में मेरे साथ हुआ था। देन इकरिस वहाँ पे तोमोकी के पास आके उसकी ख्वाहिश पूछती है और बोलती है कि वो उसके किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। पर वहाँ पे तोमोकी का ध्यान इकरिस की बातों से ज्यादा तो उसके संतरों पे होता है। फिर वो वहाँ पे जैसे तैसे अपनी नजरों को इकरिस के संतरों से हटा के उससे थोड़ा सा दूर हट के बोलता है, देखो अगर तुम मेरी किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो तो सबसे पहली चीज तो कोई भी इंसान पैसे ही मांगेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे इकरिस के किसी भी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसके किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। तो इसलिए इकरिस वहाँ पे एक अजीब सा डिवाइस निकालती है, जिसके अंदर वो एक बहुत ही बड़ा सा अमाउंट डालती है, और उसने वहाँ पे उस डिवाइस में जितना ज्यादा अमाउंट डाला था उतना ही पैसा आके यहाँ पे तोमोकी के ऊपर गिरता है, जिससे वो वहाँ पे उन सारे पैसों के नीचे दब जाता है। और जब तोमोकी वहाँ पे उन सारे पैसों को उठा के करीब से देखता है तो वो सच्ची में असली के पैसे थे, एकदम करारे हरे हरे नोट। इसलिए वो इकरिस से वो डिवाइस लेके देखते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि इकरिस ने उस डिवाइस से ये सब कैसे किया।
किया। पर काफी देर तक वहाँ पे अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके सोचने के बाद उसके सर पे वहाँ पे एक फूल तो उग जाता है, पर उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए वो फिर भागते हुए इकरिस के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो, क्यों है ना? और इकरिस भी उसकी इस बात से हाँ बोलती है। ये सुनते ही वहाँ पे तोमोकी के मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ साथ उसकी आंखें चमक जाती हैं और उसके अंदर वहाँ पे एक संस्कारी आदमी की आत्मा जाग चुकी थी। देन अगले सीन में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि तोमोकी और इकरिस मित्सुकी के बाथरूम में उसको कपड़े बदलते हुए छुप के देख रहे थे। फिर जब इकरिस वहाँ पे तोमोकी से पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो तोमोकी इकरिस से बोलता है कि वो यहाँ पे एक मर्द के सपने को सच कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे तोमोकी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप मित्सुकी के पीछे जाता है और अचानक से वहाँ पे उसके संतरे दबा देता है, जिससे वहाँ पे उसकी तो बिल्कुल चीख निकल जाती है। वो करने के बाद तोमोकी वहाँ पे खुश होकर इकरिस को अपने साथ लेके रास्ते पे ऐसे ही पागलों की तरह भागने लगता है। फिर तोमोकी वहाँ पे इकरिस से एक डिवाइस लेता है जिससे वो जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक टाइम को रोक सकता था। देन उसके बाद वो वहाँ पे उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके अलावा उस दुनिया के सारे लोगों का टाइम वहीं पे ही थम जाता है। इसलिए वो वहाँ पे अपने स्कूल में जाके उन सारे स्टूडेंट्स के बीच से अपने सारे कपड़े उतार के नंगा होकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागने लगता है। और जब उतने से भी वहाँ पे उसका मन नहीं भरता, तो वो वहाँ पे एक भाले से वहाँ की सारी गर्ल स्टूडेंट्स की चड्डियों को कलेक्ट करने लगता है। और तो और उसने वहाँ पे एक लड़की के चड्डी को अपने सर पे भी पहन रखा था। तो इसी तरह से करते करते वहाँ पे उसका वो पूरा दिन बीत जाता है और आखिर में रात में वो आके डिनर करने लगता है। फिर इकरिस उससे पूछती है कि क्या उसके लिए और भी कोई ऑर्डर है, और तोमोकी वहाँ पे ऐसे ही बोल देता है कि हाँ, अगर तुम अपने कपड़े उतार देती तो मजा ही आ जाता। और ये सुन के वहाँ पे इकरिस सही में अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख के वहाँ पे बेचारे तोमोकी की तो बिल्कुल लुप हो जाती है। इसलिए वो वहाँ पे रेंगता हुआ पीछे चला जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है। पर इकरिस उससे बोलती है कि वो किसी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती, उसने जो ऑर्डर दे दिया वो उसको कंप्लीट करके ही रहेगी। और इकरिस वहाँ पे अपने सारे कपड़े उतार के ही मानती है। और तोमोकी वहाँ पे कुछ देर तक अपनी आंखें सेक लेने के बाद उससे बोलता है हाँ ठीक है, अब ऑर्डर कंप्लीट हुआ। देन अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुकी तोमोकी को स्कूल के लिए उठाने के लिए आई थी। पर जब तोमोकी वहाँ पे जाके दरवाजा खोल के देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे तो मित्सुकी नहीं होती। तब वहाँ पे तोमोकी के पीछे से इकरिस आके बोलती है, मास्टर आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ, मैंने सारे लोगों को गायब कर दिया है। इसलिए तोमोकी फिर वहाँ पे भागते हुए जाकर टीवी ऑन करके सब कुछ देखने लगता है। इसलिए वो वहाँ पे ये समझ जाता है कि जरूर उसने इकरिस को ये नींद में ऑर्डर दिया होगा कि सारे इंसानों को गायब कर दो। इसलिए वो जाके आखिर में एक जगह पे दुखी होकर बैठ के इकरिस से बोलता है कि क्या वो इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती। और इकरिस उसको मना करते हुए बोलती है कि नहीं, वो उसके किसी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती। देन इकरिस तोमोकी से बोलती है क्या मैंने कुछ गलती कर दी है और मुझे खत्म हो जाना चाहिए। और तोमोकी वहाँ पे हाँ बोल देता है। इसलिए इकरिस वहाँ पे एक हथियार निकाल के खुद को खत्म करने वाली थी, पर इससे पहले कि वो वहाँ पे अपने आप को खत्म कर पाती, तोमोकी वहाँ पे जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है नहीं, प्लीज ये आखिरी वाले ऑर्डर को कैंसिल कर दो। तुम सब लोग तो मेरी बेवकूफी की वजह से मुझे छोड़ के जा चुके हैं, अब बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। और तोमोकी को वहाँ पे ये एहसास हो चुका था कि उसको कितनी बड़ी ताकत और जिम्मेदारियां मिली थी और वो कितना बड़ा पागल था कि उसने बस इन सबको अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया। और तोमोकी को वहाँ पे रोते हुए देख के इकरिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो पहली बार अपने जिंदगी में किसी ऑर्डर को कैंसिल करती है। उसके बाद हमें वहाँ पे तोमोकी के सपने को दिखाया जाता है, जिसमें कि वो परी उड़ते हुए आसमान में जा रही थी और तोमोकी वहाँ पे बहुत ही भारी दिल के साथ वहाँ पे उस परी को जाते हुए देख रहा था। फिर मित्सुकी वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने घर की खिड़की से तोमोकी को स्कूल के लिए जगा रही थी और तोमोकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उठ के बोलता है अरे वो सब क्या था, वो क्या एक सपना था? पर इकरिस उससे बोलती है नहीं, वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सब कुछ सच में हुआ था और मैं तुम्हारे किसी ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तुमसे कोई दूसरा ऑर्डर तो ले सकती हूँ ना, इसलिए मैंने तुमसे ये ऑर्डर लिया कि मैं तुम्हारा टाइम एक दिन के लिए पीछे कर दूंगी। ये सुन के तोमोकी वहाँ पे खुश होकर दौड़ते हुए जाके इकरिस का हाथ पकड़ के उसको थैंक यू बोलने लगता है। फिर इकरिस उससे बोलती है कि क्या वो उसके लास्ट ऑर्डर को टाइम पीछे होने के बाद भी फॉलो करे, जिस ऑर्डर में उसने कहा था कि वो उसके साथ रहे। ये सुन के तोमोकी वहाँ पे दुखी होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना फैसला कर सकती हो क्योंकि तुम भी एक पर्सन हो और तुम भी अपने फैसले खुद ले सकती हो। ये सुन के इकरिस वहाँ पे उसकी इस बात का मतलब समझ जाती है। देन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तोमोकी वहाँ पे फिर से उस 200 साल पुराने चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठा था, पर उसने तोमोकी से ये वादा किया था कि वो अभी तो घूमने के लिए जा रही है पर वो कुछ ही देर में फिर से उसके पास वापस आ जाएगी। तो दोस्तों सेकंड
सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने कपड़े बदल रही थी, पर उसके संतरे इतनी तेजी से बड़े हो रहे थे कि 2 हफ्ते पहले खरीदा हुआ उसका ही खुद का ब्रा ही उसको फिट नहीं आ रहा होता। देन वो जाके अपने खिड़की से चिल्लाते हुए तोमुकी को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बोलने लगती है, पर जब काफी देर तक तोमुकी का वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आता तो फिर वो खुद ही चली जाती है उसके कमरे में उसको बुलाने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पे तोमुकी के कमरे में एंटर करती है, वो वहाँ पे जो देखती है वो देख के वहाँ पे उसकी आंखें बिल्कुल झनझना जाती है, क्योंकि तोमुकी वहाँ पे इकरिस के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो तोमुकी वहाँ पे मित्सुकी को ये समझाने लगता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो इकरिस के ऊपर चढ़ के उसके गले में जो चेन था वो उस चेन को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर मित्सुकी वहाँ पे तोमुकी की किसी भी बात को सुने बगैर ही गुस्से में जाके वहाँ पे उसको पकड़ के उसके गाल पे धै भटाभट रेफ्टे ही रेफ्टे पेलने लगती है। और जब वहाँ पे फाइनली उसका मन भर जाता है तो वो वहाँ पे तोमुकी से पूछती है कि ये लड़की कौन है और तुम उसके ऊपर क्यों चढ़े हुए थे। तब जाके तोमुकी वहाँ पे मित्सुकी को सारा सीन बताता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक परी है जो कि एक आसमान से खुले हुए पोर्टल से टपकी है। पर मित्सुकी वहाँ पे तोमुकी की किसी भी बात पे यकीन नहीं करती और वहाँ से उससे बिना कोई बात किए बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। इसलिए तोमुकी भी उसके पीछे पीछे उसको समझाने के लिए भागते भागते ये बोलते हुए जा रहा था कि अरे देखो ना, ये सच्ची में एक परी है, इसके तो पंख भी निकले हैं और ये तो उड़ भी रही है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा मुझ पे। और इसी तरह से तोमुकी मित्सुकी को समझाने की कोशिश में उसके पीछे पीछे चलते चलते उनके स्कूल तक आ गया था। और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स तोमुकी के पीछे एक पंखों वाली लड़की को उड़ते हुए देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तोमुकी का पीछा करते करते वहाँ पे इकरिस भी उस जगह तक पहुँच गई थी। इसलिए तोमुकी वहाँ से इकरिस को लेके एक खाली जगह पे ले आता है और वहाँ पे अपने सारे दोस्तों को बुलाता है ताकि वो उन सब लोगों को इकरिस के बारे में बता के उनसे मिलवा सके। पर इकरिस से मिलने के बाद वहाँ पे सात्सुकी का पहला सवाल तो यही था कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो और क्या ऐसे साथ में रहना तुम्हारे लिए ठीक भी है। फिर तोमुकी उससे बोलता है हाँ हम दोनों साथ में ही रहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तब सात्सुकी तोमुकी से बोलती है हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पर क्या पता इकरिस कभी आके तुम्हारे बिस्तर में घुस जाए और तुम दोनों वहाँ पे कुश्ती लड़ना स्टार्ट कर दो। और जब मित्सुकी वहाँ पे तुम दोनों को आपस में कुश्ती लड़ते हुए देखे तो फिर क्या पता वो तुम्हारा झुंझुना ही काट दे। ये सुन के तोमुकी वहाँ पे बिल्कुल हैरान होकर सदमे में चला जाता है कि सात्सुकी वहाँ पे इतना ज्यादा लंबा और गंदा कैसे सोच सकती है। उसके बाद तोमुकी वहाँ से इकरिस को वापस घर भेजने लगता है क्योंकि उन लोगों को अपने क्लासेस के लिए देर हो रही थी। तो इकरिस वहाँ से घर वापस जाने से पहले तोमुकी को एक कार्ड देती है, पर इससे पहले कि वो तोमुकी को उस कार्ड के फीचर्स के बारे में बता पाती वहाँ पे उन लोगों के क्लास का बेल बज जाता है। इसलिए तोमुकी वहाँ पे इकरिस से उस कार्ड को ले लेता है और उसकी बात सुने बगैर ही उसको वापस घर भेज देता है। देन वो सब लोग वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस करने लगते हैं और उन लोगों की क्लासेस खत्म हो जाने के बाद मित्सुकी वहाँ पे आके तोमुकी को उसके साथ चल के लंच करने के लिए बोलती है। तो तोमुकी भी वहाँ पे उसके साथ चुपचाप लंच करने के लिए जाने लगता है, पर इस बात से वहाँ पे मित्सुकी भड़क जाती है क्योंकि वो तो उसके बड़े हुए संतरों पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो गुस्से में वो वहाँ पे इतना ज्यादा बहक जाती है कि चलते चलते वो वहाँ पे लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। और जब तोमुकी वहाँ पे उसको उठाने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे उसको देख के उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि मित्सुकी वहाँ पे जैसे गिरी थी ना वैसे वहाँ पे उसकी जड़ी बूटी तोमुकी के ठीक चेहरे के सामने थी और उसकी चड्डी देख के ही वहाँ पे तोमुकी की चीख निकल गई। फिर मित्सुकी वहाँ पे झट से पीछे पलट के तोमुकी से बोलती है तोमुकी सच बताओ तुमने देख लिया ना। और तोमुकी बोलता है नहीं मैंने क्या देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर मित्सुकी उससे पूछती है तो फिर तुम चिल्लाए क्यों। और तोमुकी बताता है कि वो दरअसल मेरे पैंट का चूहा जो था ना उसने गलती से मेरे को काट लिया, इसलिए ही मेरी चीख निकल गई। फिर तोमुकी वहाँ पे सोचता है अरे यार कितना बढ़िया मौका था, काश की मित्सुकी कोई चड्डी पहन ही ना पाती तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाती। पर तभी वो वहाँ पे देखता है कि एक सफेद कलर की चड्डी हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी, जिसको देख के तोमुकी वहाँ पे बोलता है अरे ये उड़ती हुई चड्डी किसकी है, ये तो मुझे थोड़ी सी देखने में जानी पहचानी सी लग रही है। तभी मित्सुकी वहाँ पे बोलती है तोमुकी मेरी चड्डी को वापस लाओ, तुमने उसको कैसे उड़ा दिया। और जब तोमुकी वहाँ पे अपने जेब से निकाल के उस इकरिस के दिए हुए कार्ड को चेक करता है तो वो वहाँ पे बहुत ही जोरों से चमक रहा था, क्योंकि वहाँ पे उस कार्ड ने तोमुकी की चड्डी ना पहनने वाले उस विश को रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसलिए उसने झट से वहाँ पे मित्सुकी की चड्डी उड़ा दी। देन जब तोमुकी वहाँ पे अपने होश में आता है तो उसको ये एहसास होता है कि मित्सुकी उसके पीछे ही खड़ी है और वो भी अपने हाथों में फुल चाटा लोड किए हुए। फिर अगले सीन में हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि मित्सुकी ने वहाँ पे मार मार के तोमुकी का कचुम्बर बना दिया था और वो लोग एक खाली जगह पे आए थे ताकि वहाँ पे मित्सुकी एक और नई चड्डी पहन सके। पर मित्सुकी वहाँ पे जो
चड्डी पहनने की कोशिश कर रही थी उसने वहाँ पे उस चड्डी को बस आधा पहना ही था कि वो चड्डी भी वहाँ पे छटपटाने लगती है और देखते ही देखते उस कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ के वो भी बाहर उड़ जाता है। इसलिए मित्सुकी वहाँ पे एक पजामा पहनने की कोशिश करती है पर वो भी उड़ जाता है। फिर वो तोमुकी का कच्छा भी पहनने की कोशिश करती है पर वो भी उड़ जाता है। इसलिए उनका दोस्त सुगाटा वहाँ पे मित्सुकी के पास आके उसको एक सुमो रेसलर का कपड़ा देता है जिसको कि वो लोग नीचे लपेटते थे और क्या पता ये काम आ जाए, पर वो भी खिड़की तोड़ के बाहर उड़ जाती है। देन वो लोग एक बन्नी गर्ल का पैंट भी ट्राई करते हैं पर वो भी उड़ जाता है। पर आखिर में वो लोग वहाँ पे यहाँ तक कि चोट पे लगने वाला बैंडेज भी लाके मित्सुकी के लपेटने की कोशिश करते हैं पर वो भी वहाँ पे उड़ जाता है। इसलिए मित्सुकी वहाँ पे दुखी होते हुए बोलती है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको चड्डी पहननी है अभी क्या अभी, और उसकी चड्डी को तोमुकी ने उड़ाया है तो उसको ही कुछ करना होगा। ये सुन के सात्सुकी वहाँ पे बोलती है, ओहो तो देख के यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे तोमुकी फिर कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी चड्डी नहीं पहन सकती। तो फिर जब मित्सुका तोमुकी को वहाँ पे स्कूल के लिए उठाने के लिए आएगी तो तोमुकी वहाँ पे जब चाहे उसके नजारों के मजे ले सकता है, उसको बस सरासी फूंक मारनी है। ये सुन के तोमुकी वहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए भी लाइक पर फिर वो वहाँ पे अपने होश में आके सात्सुकी को ऐसी बातें ना करने के लिए बोलती है क्योंकि ऐसी बातें सुन के वहाँ पे तोमुकी का तोप लोड हो जाता है। तो उसके बाद सुगाटा वहाँ पे तोमुकी के पास आके उससे उस कार्ड से कुछ और भी विश मांगने को बोलता है इस उम्मीद में कि क्या पता इससे उनको कुछ मदद मिल जाए। ये सुन के तोमुकी वहाँ पे जाके उस कार्ड से एक और नई विश मांगता है और वो कार्ड वहाँ पे चमकते हुए एक हथकड़ी में बदल जाता है, जो देख के तोमुकी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होके उस हथकड़ी को लेके दौड़ते हुए जाके मित्सुकी के हाथों में लगा देता है और उसको देखते हुए बोलता है, हो क्या कड़क लग रही है यार, मैं हमेशा से तुमको ऐसी हथकड़ियों में देखना चाहता था। पर मित्सुकी वहाँ पे तोमुकी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, तोमुकी तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर डाला है, और तुम्हें ये याद है ना कि मैंने अभी चड्डी नहीं पहन रखी, तो अगर अभी यहाँ पे एक छोटा सा हवा का झोंका भी आया ना तो मैं अपने स्कर्ट को कैसे पकड़ूंगी। ये सुन के तोमुकी को वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने वहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर तब तक वहाँ पे एक हवा का झोंका आ चुका था जिससे वहाँ पे तोमुकी की चीख निकल जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ भी देख पाता उसके सामने वहाँ पे इकरिस आ जाती है, क्योंकि इकरिस को वहाँ पे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तोमुकी किसी न किसी बात से परेशान है, इसलिए वो वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए चली आई। तो इकरिस को वहाँ पे अपने सामने देख के तोमुकी वहाँ पे सदमे में उसके पास जाते हुए बोलता है, इकरिस चड्डी, मुझे चड्डी चाहिए। वैसे तो वहाँ पे तोमुकी ने वो चड्डी इकरिस से मित्सुकी के लिए मांगी थी, पर इकरिस वहाँ पे इसकी इस बात को गलत समझ लेती है और उसको लगता है कि तोमुकी लड़कियों की चड्डियां मांग रहा है। इसलिए इकरिस वहाँ पे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए स्कूल की जितनी भी सारी गर्ल स्टूडेंट्स थी उन सभी की चड्डियां खींच लेती है और सभी को टेलीपोर्ट करके लाके तोमुकी के ऊपर बरसा देती है, जिनसे वो उन लड़कियों के चड्डियों के नीचे दब जाता है। फिर तोमुकी इकरिस को उन चड्डियों को उसके ऊपर से हटाने के लिए बोलता है, क्योंकि वैसे तो वो वहाँ पे उन सारी चड्डियों को रखना चाहता था, पर इस वक्त वहाँ पे मित्सुकी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो इकरिस वहाँ पे उन सबको इसका सोल्यूशन बताती है कि तोमुकी ने गलती से जरूर कोई ऐसी विश मांग ली होगी जिससे मित्सुका जब तक उसकी पसंद की चड्डी नहीं पहन लेती तब तक वो किसी भी दूसरे तरह की चड्डी नहीं पहन सकती। इसलिए फिर वो लोग वहाँ पे दो टीमों में बट जाते हैं, जिनमें से पहली टीम में इकरिस और सात्सुकी होती है और वो दोनों मित्सुका के लिए चड्डियां खरीदने गई थी, और दूसरी टीम में मित्सुकी, तोमुकी और सुगाटा होते हैं जो कि वहाँ पे मित्सुकी को सेफली घर तक ले जा रहे थे। पर घर जाते जाते वहाँ पे उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी सी दुविधा आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में पानी गिरा हुआ था और अगर मित्सुकी उस पानी के ऊपर से चल के जाती तो उसके रिफ्लेक्शन में शब्द दिख जाता। इसलिए तोमुकी वहाँ पे मित्सुकी से बोलता है, मित्सुकी तुम फिक्र मत करो, तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारे साथ एक जीनियस है, मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। ये बोल के तोमुकी वहाँ पे छलांग लगा के जाके उस पानी में अपने पीठ के बल लेट के मित्सुकी को उसके ऊपर से गुजरने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर से गुजरेगी तो फिर पानी में उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं बनेगी, तो फिर उसकी झाड़ियाँ कोई कैसे देख सकता है। पर मित्सुकी वहाँ पे उसका आइडिया समझ जाती है, इसलिए वो वहाँ पे उससे बोलती है, ओए जीनियस ज्यादा स्मार्ट मत बन, चल अब अपने पेट के बल लेट जा, तब मैं तेरे ऊपर से गुजरूंगी। और इसी तरह से वहाँ पे कई सारी मुश्किलों को पार करके वो लोग फाइनली आके अपने घर तक पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि घर में वहाँ पे इकरिस और सात्सुकी ने कई सारी चड्डियां जमा कर रखी हैं। तो फिर मित्सुकी वहाँ पे एक एक करके उन सारी चड्डियों को ट्राई करने लगती है, पर एक एक करके वहाँ पे वो सारी चड्डियां भी उड़ते ही जा रही थी। इसीलिए फिर मित्सुकी वहाँ पे तोमुकी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओए ठरकी, तू आखिर मेरे को कौन सी चड्डी में देखना चाहता है जो कि इतनी
सारी चड्डियाँ ट्राई करने के बाद भी तेरे को तेरा फेवरेट नहीं मिल रहा। फिर एकरिस वहाँ पे उनको उनकी बची हुई आखिरी चड्डी दिखाती है जो कि एक बहुत ही आम सी चड्डी थी, पर फिर भी मित्सुकी वहाँ पे उस चड्डी को ट्राई करने के लिए चली जाती है। और जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो वो बाहर आके तोमोकी को घूरने लगती है, जिससे वहाँ पे तोमोकी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अरे क्या वो चड्डी भी काम नहीं आई क्या? मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कौन सी चड्डी में देखना चाहता हूँ। पर मित्सुकी उसको समझाते हुए बोलती है कि दरअसल वो चड्डी काम कर गई, शायद तोमोकी उसको हमेशा से आम सी ही चड्डी में देखना चाहता था। देन गाइस हमें उस दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोकी और मित्सुका बातें कर रहे थे और तोमोकी वहाँ पे मित्सुका को वो किस्सा बताता है जब उसने पहली बार अपनी जिंदगी में उसकी चड्डी देखी थी। दरअसल बचपन में वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी मित्सुकी वहाँ पे उन ब्रिक्स को नहीं तोड़ पा रही थी। इसीलिए तोमोकी वहाँ पे झट से मित्सुकी के पीछे जाके उसके पैंट को नीचे करके बोलता है, अरे यार तुमने तो बस एक आम सी चड्डी पहन रखी है, पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसी ही चड्डियाँ पसंद है। पर तब तोमोकी वहाँ पे देखता है कि मित्सुकी ने वहाँ पे गुस्से में आकर एक झटके में ही वहाँ के सारे ब्रिक्स को चकनाचूर कर दिया था। और अगले सीन में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि तोमोकी वहाँ पे मित्सुकी के सामने चिल्लाते हुए भाग रहा था और मित्सुकी उसके पीछे वैसे ही उसी चड्डी में उसको पीटने के लिए भाग रही थी। तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी को दिखाया जाता है जो दोनों वहाँ पे साथ में बैठ के अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, पर वो होमवर्क वहाँ पे इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि तोमोकी वहाँ पे आखिरकार गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस होमवर्क का एक भी सवाल उसके दिमाग में नहीं घुस रहा था। देन मित्सुकी उससे बोलती है, अरे तोमोकी तुम्हें तो इस सवाल का जवाब नहीं पता, पर मुझे तो ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सवाल का मतलब क्या है। उसके बाद तोमोकी उससे बोलता है, अरे बुद्धू लड़की, जब ये सवाल मुझ जैसे जीनियस के समझ में नहीं आ रहा तो तुम जैसे बेवकूफ के क्या समझ आएगा। और इतनी ज्यादा भारी बेइज्जती सुनने के बाद वहाँ पे मित्सुकी तो बिल्कुल सदमे में चली जाती है। देन तोमोकी वहाँ पे जमीन पे नीचे लेट के मित्सुकी से बोलता है, हे मित्सुकी, क्यों ना हम लोग एकरिस से कोई एक कार्ड ले ले जिससे शायद हमारी कोई मदद हो जाए। पर ये सुन के वहाँ पे मित्सुकी डरते हुए तोमोकी से बोलती है, ओए नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे याद है ना तूने जब पिछली बार एकरिस से कार्ड लिया था तो तूने उस कार्ड से पूरे एक दिन के लिए मेरी चड्डी उड़ा दी थी, और इस बार तूने अगर किसी कार्ड का इस्तेमाल किया तो पता नहीं तू मेरा क्या क्या उड़ा देगा। ये सुन के तोमोकी वहाँ पे परेशान होके जमीन पे गुलाटियाँ मारते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर हम लोग ये हमारे स्कूल का होमवर्क कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस होमवर्क का कोई भी सवाल तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। पर तभी वहाँ पे गुलाटियाँ मारते हुए तोमोकी को वहाँ पे मित्सुकी की टांगे दिख जाती हैं, इसलिए वो वहाँ पे किसी एक मक्कड़ मानव की तरह जमीन पे रेंगते हुए जाके उस टेबल के नीचे घुस जाता है। और जब मित्सुकी वहाँ पे देखती है तो तोमोकी वहाँ पे उल्टा होके आधा उस टेबल के अंदर घुसा हुआ था, इसलिए जब मित्सुकी वहाँ पे उस टेबल को उसके ऊपर से हटा के देखती है तो वो देखती है कि तोमोकी वहाँ पे मित्सुकी के उस वक्त पहने हुए चड्डी को सूंघते हुए वहाँ पे मस्त नशे करके पड़ा था। इसलिए मित्सुकी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उछल के वहाँ पे तोमोकी को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वहाँ पे तोमोकी वहीं पे नीचे जमीन पे पड़ा पड़ा ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे बोलती है, अब तो शायद हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, हमें सुगाटा के पास जाना होगा क्योंकि सिर्फ वही है जो कि हमारे इतने ज्यादा मुश्किल होमवर्क के सवालों को भी हल कर सकता है। इसलिए वो तीनों फिर साथ मिलके उनके एरिया के एक सुगाटा सरनेम वाले फैमिली के घर जाते हैं। पर जब वो लोग डोरबेल बजा के उनके दोस्त के बारे में पूछते हैं तो वो फैमिली वहाँ पे बताती है कि उनके दोस्त के नाम का तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। ये सुन के वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे उनकी प्रेसिडेंट सात्सुकी आ जाती है और बोलती है, ओहो तो तुम दोनों साथ में हो, पर अफसोस मैं ये बता दूं कि ये कोई ओयो नहीं बल्कि एक सुगाटा नाम के फैमिली का घर है। ये सुन के तो वहाँ पे मित्सुकी का चेहरा बिल्कुल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पर तोमोकी सात्सुकी से बोलता है, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हम लोग पे यहाँ पे कोई ओयो ढूंढने नहीं बल्कि हमारे दोस्त सुगाटा को ढूंढने के लिए आए हैं। फिर सात्सुकी बोलती है, ओहो ऐसी बात है, मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि तोमोकी ने मित्सुकी को उसको अपनी पसंद की चड्डी पहनाई है, और जब तुमने उसकी चड्डी निकाली तो तुमने उसके हथकड़ी भी लगा दी ताकि फिर से दोबारा वो अपनी चड्डी ना पहन सके। और एक लड़की के मुंह से इतनी ज्यादा गोंदी गोंदी बातें सुनने के बाद वहाँ पे तो तोमोकी बेचारा शर्म के मारे ही अपने घुटनों में बैठ जाता है। देन सात्सुकी वहाँ पे बोलती है, अच्छा चलो छोड़ो वो सब बातें, तुम्हें सुगाटा से मिलना है ना, मुझे पता है वो कहाँ पे मिलेगा। और जब सात्सुकी वहाँ पे उन लोगों को लेके सुगाटा के पास पहुँचती है तो उन लोगों को वहाँ पे ये पता चलता है कि सुगाटा जंगल के बीच में झाड़ियों के पीछे और एक झोपड़े के नीचे रहता है। तो ये देख के वहाँ पे तोमोकी का मुंह तो बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे उन सभी लड़कियों में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि सुगाटा यहाँ पे रहता है, तो इसका मतलब वो यहाँ की नदी में नहाता होगा और नहाते हुए अपना प्रोटीन भी उस नदी में बहा
चाहता होगा और उनके शहर में इस नदी का भी पानी आता है, तो इसका मतलब उन्होंने कभी न कभी अपने जिंदगी में सुगाटा के प्रोटीन का पानी तो पिया ही होगा। तो देन उसके बाद वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी ले जाके अपने होमवर्क को सुगाटा को दिखाते हैं और सुगाटा वहाँ पे उस होमवर्क के क्वेश्चंस को ऐसे दिखाते हुए सॉल्व कर देता है कि जैसे कि ये तो बहुत ही मामूली सवाल थे। और ये देख के वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी की तो बिल्कुल एकदम फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उन सवालों को समझने के लिए अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दिया, पर फिर भी उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो वहाँ पे सुगाटा से अपना सारा होमवर्क करवा लेने के बाद वो दोनों वहाँ पे उसको थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसने उनकी इतनी ज्यादा मदद की है। ये सुन के सात्सुकी वहाँ पे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे कल तक रुक सकते हो, और अगर तुम लोग यहाँ पे रुकोगे तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुन के वो लोग भी वहाँ पे सुगाटा के साथ रहने के लिए मान जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे एक लकड़ी का गेम खेलते हैं, जिससे वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि सात्सुकी और सुगाटा कुकिंग करेंगे, तोमोकी और मित्सुकी जाके मछलियाँ पकड़ेंगे और इकरिस जाके खाना बनाने के लिए शॉपिंग करेगी। इसलिए तोमोकी वहाँ पे इकरिस से बोलता है, इकरिस तुम ये काम कर तो पाओगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके से तकलीफ हो। और इकरिस वहाँ से हाँ बोल के उड़ते हुए जाने लगती है, पर तभी तोमोकी वहाँ पे उसके चेन से उसको पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, अरे तुम पैसे और सब्जियों की लिस्ट तो लेके जाओ कि तुम्हें क्या क्या खरीद के लाना है। देन वो लोग वहाँ पे उसको एक बैग में सब्जियों की लिस्ट और पैसे भर के देते हैं और इकरिस उनको लेके वापस से उड़ते हुए जाने लगती है, पर फिर से वहाँ पे तोमोकी उसके चेन को पकड़ के उसको रोक लेता है और बोलता है, अरे इकरिस तुम आम इंसानों की तरह क्यों नहीं जाती? अगर तुम ऐसे ही उड़ते हुए सब्जियां खरीदने के लिए जाओगी तो फिर तो सब्जी वाला तुमको देख के वहीं पे टपक जाएगा। तो ये सुन के उसके बाद फिर इकरिस वहाँ से सब्जी मार्केट में आ जाती है, जहाँ पे उसको बड़े बड़े वाटरमेलन्स दिखते हैं, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो मेलन्स दिखने में बड़े बड़े संतरों की तरह दिख रहे थे। इसलिए इकरिस वहाँ पे उस सब्जी दुकान के सामने बैठ के उस तरबूज को दबाने लगती है, पर वो दबता ही नहीं है। देन हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि तोमोका और इत्सुकी वो सब लोग वहाँ पे छुप के इकरिस के ऊपर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इकरिस शॉपिंग करते हुए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी। तो फिर इकरिस वहाँ पे उस सब्जियों की लिस्ट को देख के वहाँ से सब्जियां खरीदने लगती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस बड़े से तरबूज को भी खरीद लेती है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसको वो तरबूज काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। और जब वो सब्जियों की शॉपिंग करके वापस आती है तो वो सब लोग वहाँ पे देखते हैं कि उसने वहाँ पे सारी सब्जियां तो बहुत ही अच्छे से खरीद ली थी, पर चिकन पड़ के वो गलत समझ के गलती से एक चूजा उठा लाई थी। तब इकरिस वहाँ पे तोमोकी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसने सही ढंग से शॉपिंग कर ली जैसा कि उसको कहा गया था, और तोमोकी बोलता है, हाँ पर तुमने सारी चीजें सही नहीं खरीदी है, तुम्हें और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सुन के इकरिस वहाँ पे दुखी होते हुए तोमोकी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसको जो काम दिया गया था वो उस काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाई। इसलिए तब तोमोकी वहाँ पे इकरिस के सर को सहलाते हुए बोलता है, अरे इकरिस तुम दुखी क्यों हो रही हो? इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। पहली बार के हिसाब से तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है और तुम चीजों को काफी जल्दी सीख लेती हो। और ये सुन के वहाँ पे इकरिस को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो उसके बाद तोमोकी और मित्सुकी चले जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, जहाँ पे पहली बार ही तोमोकी को एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। और जब वहाँ पे मित्सुकी के कांटे में कोई एक मछली फंसती है तो वो वहाँ पे उस मछली को पकड़ने के चक्कर में हड़बड़ा के नीचे ही गिर जाती है और बिल्कुल गीली हो जाती है। और मित्सुकी को वहाँ पे इतना ज्यादा गीला हुआ देख के तोमोकी का औजार भी वहाँ पे सलामी देने लगता है, जिसको वहाँ पे मित्सुका देख लेती है और वो समझ जाती है कि तोमोकी उसका क्या देख रहा है। इसलिए जब कुछ देर बाद वहाँ पे सुगाटा और सात्सुकी इकरिस को ढूंढते हुए वहाँ पे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो तोमोकी का सर एक पेड़ के अंदर घुसा हुआ था, पर तभी वहाँ पे कोई एक चीज इतनी तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आती है कि उसकी शॉक वेव से वहाँ पे एक छोटी सी सुनामी बन जाती है। और जब वो चीज वहाँ पे आके उन लोगों के सामने रुकती है तो वो लोग देखते हैं कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि इकरिस होती है, जिसने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी मछली को पकड़ रखा था। ये देख के सुगाटा वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि ये मछली एक बहुत ही रेयर टाइप की मछली थी जो कि सिर्फ साउथ अमेरिका के सी में ही मिलती थी। और जब तोमोकी वहाँ पे जाके उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी जाके वहाँ से ये मछली कैसे लेके आ गई, तो इकरिस उसको बताती है कि उसके पास ये भी एबिलिटी है कि वो बहुत ही तेजी से उड़ सकती है। उसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 24 मैक के बराबर है, और अगर आपको नहीं पता तो ये स्पीड लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर के करीब है। ये सुन के सुगाटा वहाँ पे उसको बहुत ही हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड इस दुनिया के किसी भी नॉर्मल फाइटर जेट
से 10 गुना से भी ज्यादा थी। तो उसके बाद इकरस वहाँ पे जो मछली पकड़ के लाई थी वो उस मछली की करी और चावल बना के सबको देती है। और जब वो लोग इकरस के हाथों से बना हुआ खाना टेस्ट करते हैं तो तोमोकी वहाँ पे बोलता है ये पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है पर काफी हद तक अच्छा है। ये सुन के मित्सुकी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है और उसको हंसता हुआ देख के वो सब लोग भी वहाँ पे हंसने लगते हैं। ये देख के इकरस वहाँ पे तोमोकी से पूछती है कि वो लोग हंस क्यों रहे हैं, क्या ऐसी कोई हंसने की बात हुई है क्या? और तोकोमी वहाँ पे हंसते हुए बोलता है अरे अभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ है और खुश हैं, क्या इससे भी कोई बड़ी वजह चाहिए हमें हंसने के लिए? ये सुन के पता नहीं क्यों इकरस वहाँ पे थोड़ी सी दुखी हो जाती है। उसके बाद गाइस हमें उस दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इकरस अकेले खड़ी होकर आसमान में चांद की तरफ देख रही थी। पर तभी उसके पास वहाँ पे सुगाटा आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी गुलाम परी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास इतनी ताकतें हैं कि वो किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है और 24 मैक की स्पीड से उड़ सकती है। तो फिर वो उसको सच बताए कि वो असल में है कौन। तब इकरस उससे बोलती है कि उसको भी नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं है, पर उसको तोमोकी की मदद करना अच्छा लगता है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि वो कोई गुलाम परी है। ये सुन के सुगाटा वहाँ पे बोलता है ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ये कोशिश करना कि तुम हमेशा खुश रहो, मजे करो। पर फिर इकरस वहाँ पे सात्सुकी से बोलती है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि खुश रहना और मजे करना क्या होता है। और हम लोग देखते हैं कि तोमोकी भी वहाँ पे छुप के उन सबकी बातें सुन रहा था और इकरस के बारे में सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो तोमोकी वहाँ पे इकरस के सर को सहलाते हुए बोलता है इकरस तुम जैसे चाहे अपने जिंदगी को जी सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा और तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। ये सुन के इकरस को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों क्या होगा जब इस दुनिया के सबसे ठरकी लड़के को एक ऐसा श्राप लग जाए कि अगर वो किसी लड़की के चड्डी को देखेगा तो वो चड्डी वहीं पे ही फट जाएगी। तो हमारा ठरकी मेन कैरेक्टर कितने सारे लड़कियों की चड्डियां देख देख के उनको फाड़ता है, ये तो आप इस वीडियो को देखते जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे तोमोकी को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह उठ के अपनी खिड़की पे जाके वहाँ पे उस दिन के सुहाने मौसम के मजे ले रहा था। पर चड्डियों के बिना एक अच्छे दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है, इसीलिए तोमोकी वहाँ पे देखता है कि जो वो सारी लड़कियों की चड्डियाँ कुछ दिनों पहले हवा में उड़ते हुए कहीं पे गायब हो गई थी, वो सारी चड्डियाँ फिर से उड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही है। और देखते ही देखते वो सारी चड्डियाँ वहाँ पे उस खिड़की के जरिए तोमोकी के कमरे में आ जाती हैं और उसके ऊपर बिल्कुल बरस जाती हैं, जिस बात से तोमोकी वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये चड्डियाँ ऐसे अचानक से आके उससे अपने आप को क्यों रगड़ रही हैं। और जब तोमोकी वहाँ पे इस बारे में इकरस से पूछता है तो वो बताती हैं कि शायद ये सारी चड्डियाँ तुमको काफी ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए वो इस पूरी दुनिया का चक्कर लगा के तुमसे वापस से मिलने के लिए आए हैं। तो पहले तो ये सुन के वहाँ पे तोमोकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर उसके आंखों में वहाँ पे आंसू आ जाते हैं और वो उन सारी चड्डियों को गले लगा के बोलता है कि मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं हमेशा से तुम सबको उन लड़कियों से लेना चाहता था, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे उनके चड्डियों के बारे में पूछ पाऊँ। पर अब मुझे पता चल गया कि तुम लोग भी मुझे पसंद करते हो और तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो। पर तभी अचानक से वहाँ पे वो सारी चड्डियाँ तोमोकी से खुद को छुड़ा के वैसे ही वहाँ पे फड़फड़ाते हुए उड़ने लगती हैं, क्योंकि उन सारी चड्डियों ने वहाँ पे ये देख लिया था कि तोमोकी के पीछे वहाँ पे मित्सुकी आ चुकी है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में। तो फिर मित्सुकी वहाँ पे गुस्से में तोमोकी के सर पे एक टपली मारती है, जिससे वहाँ पे तोमोकी एक टप्पा खा के गिरता है। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बस चड्डियों के टुकड़े ही पड़े थे, जिनको देख के तोमोकी वहाँ पे रोते हुए बोलता है वो लड़की इतनी ज्यादा जालिम कैसे हो सकती है, इन चड्डियों ने उसका क्या बिगाड़ा था, इन चड्डियों से तो अभी तक उन लड़कियों की खुशबुएं तक नहीं गई थी, इन सब की गलती क्या थी, ये लोग तो बस मुझसे मिलने के लिए आई थी। और तोमोकी की वहाँ पे ये सब बातें सुनने के बाद मित्सुकी वहाँ पे बोलती है खैर जाने दो, ये सब तो चड्डियाँ थी जो कि मैं भी तुमको दे सकती हूँ, पर अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनको तुम कचरे के डिब्बे में फेंक दो। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तोमोकी ने एक चड्डी को छुपा के वहाँ पे बचा लिया था और वो उस चड्डी को वहाँ पे अपने सर पे एक महाराजा के ताज की तरह पहन लेता है। इसलिए मित्सुकी वहाँ पे गुस्से में आके फिर से वहाँ पे तोमोकी के सर पे एक टपली मार के उसको वहाँ पे बेहोश कर देती है और जाके इकरस से बात करके वो अपने लिए भी एक विश वाला कार्ड ले लेती है, जिससे वो अपने एक किसी भी विश को पूरी कर सकती है। तो उसके बाद वो सब लोग साथ मिलके वहाँ पे सुगाटा के पास जाते हैं उसको ये बताने के लिए कि जो सारी लड़कियों की चड्डियाँ कुछ दिनों पहले हवा में उड़ते हुए कहीं
पे गायब हो गई थी वो फिर से आज उससे मिलने के लिए आई थी। और जब सुगाटा वहाँ पे उनसे पूछता है कि अब वो चड्डियाँ कहाँ है, तो तोमोकी वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोलता है कि उन सारी चड्डियों को मित्सुकी ने खत्म कर दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर ये सुन के सात्सुकी को वहाँ पे तोमोकी के बातों पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पे उससे बोलती है कि कहीं उसने और भी चड्डियों को तो छुपा नहीं रखा ना, इस डर से कि अगर मित्सुकी को इस बारे में पता चला तो फिर वो उन चड्डियों के भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो ये सुन के मित्सुकी भी वहाँ पे तोमोकी से इस बारे में पूछती है और तोमोकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए हाँ बोलता है कि उसके पास जितनी भी सारी चड्डियाँ थी मित्सुकी ने पहले ही उन सबको पकड़ के फाड़ दिया है। पर तब तक वहाँ पे मित्सुकी को उसके ऊपर शक हो चुका था, इसलिए जब फिर वो दोनों अपने घर आते हैं तो मित्सुकी वहाँ पे अपने कमरे से चिल्ला के उससे पूछती है कि कहीं उसके पास कोई और चड्डी तो नहीं है ना, अगर उसके पास है तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। और तोमोकी उससे बोलता है अरे हाँ उसके पास कोई चड्डी नहीं है, वो उसका यकीन क्यों नहीं करती। पर तभी तोमोकी वहाँ पे अपने बिस्तर के नीचे से एक लड़की की चड्डी निकालता है और उसको खींचते हुए बोलता है अरे मित्सुकी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसे ठरकी के पास मौका होते हुए भी मैं लड़कियों की चड्डियाँ नहीं छुपाऊंगा। पर तभी वहाँ पे उस चड्डी को खींचते हुए ही वो चड्डी वहाँ पे चमकने लगती है और एकदम से वहाँ पे फट जाती है। इसलिए जब वो वहाँ पे अपने आप को संभालता हुआ अपने खिड़की से बाहर देखता है तो मित्सुकी वहाँ पे अपने कमरे की खिड़की से खड़ी होके बोल रही थी मुझे पता था तोमोकी तुम पे यकीन नहीं किया जा सकता, तुमने जरूर लड़कियों की चड्डियाँ छुपा रखी थी इसलिए ही वो फट गई। देन वो वहाँ पे बताती है कि दरअसल उसने भी इकरस से एक विश वाला कार्ड लिया है और उसने उस कार्ड से ये विश मांगा है कि अगर तोमोकी कोई सी भी चड्डी को देखेगा तो वो चड्डी वहीं पे ही फट जाएगी। ये सुन के तोमोकी वहाँ पे पहले तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, पर फिर उसके दिमाग में वहाँ पे एक खुराफाती आइडिया आता है। इसलिए तोमोकी वहाँ पे मित्सुकी से बोलता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा कीड़ा बैठा है। ये सुन के मित्सुकी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए अपने पीछे देखने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ पे मित्सुकी को तोमोकी के प्लान का अंदाजा होता है। पर तब तक वहाँ पे तोमोकी पीछे से उसकी चड्डी देख चुका था, इसलिए तब वहाँ पे मित्सुकी की पहनी हुई चड्डी वहीं पे ही फट जाती है। फिर तोमोकी वहाँ से रेंगते हुए निकलने लगता है इस डर से कि कहीं अगर गलती से उसने किसी की चड्डी देख ली तो उसकी भी चड्डी फट जाएगी। पर जैसे ही वो वहाँ पे अपने कमरे का दरवाजा खोलता है वो जो वहाँ पे देखता है वो देख के तो उसके अंदर की आत्मा की बिल्कुल लुप हो जाती है, क्योंकि उसने ठीक अपने कमरे के बाहर ही वहाँ पे कई सारी लड़कियों की चड्डियों को टांग के सजा रखा था। तो देखते ही देखते वहाँ पे उन सारी चड्डियों में भी धमाके होने लगते हैं। पर जैसे तैसे वहाँ पे तोमोकी अपनी जान बचा लेता है। फिर वो वहाँ पे अपनी आंखों में पट्टी बांध के वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि अगर वो किसी चड्डी को देखेगा ही नहीं तो वो चड्डी फटेगी कैसे। तो वैसे ही वो वहाँ पे बिना कुछ देखते हुए ही आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे उसके मुंह पे आके कोई कपड़ा लगता है और उसकी खुशबू से वो वहाँ पे ये जान जाता है कि ये भी एक चड्डी है, इसलिए वो चड्डी भी वहाँ पे चमकते हुए फट जाती है। तो उसके बाद तोमोकी वहाँ पे ये फैसला करता है कि अगर वो घर के अंदर से नहीं जा सकता तो फिर वो अपने घर की खिड़की से कूद के भाग जाएगा। पर जब वो वहाँ पे अपनी खिड़की से कूदने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि उसके गार्डन में भी बस चड्डियाँ ही चड्डियाँ सूख रही हैं। इसलिए उन सारी चड्डियों में भी वहाँ पे धमाके हो जाते हैं और तोमोकी फिर से उड़ के आके अपने घर के अंदर गिरता है। तो उसके बाद तोमोकी वहाँ पे अपनी आंखों में फिर से पट्टी बांध के टॉयलेट की तरफ जाने लगता है ताकि वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। पर जब वो वहाँ पे अपनी टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो उसको पता चलता है कि उसने तो टॉयलेट तक में भी चड्डियाँ छुपा रखी है। फिर वो सारी चड्डियाँ भी वहाँ पे चमकने लगती है और ये वाला सीन यहाँ पे कट हो जाता है। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पे मित्सुकी और इकरस का सीन दिखाया जाता है, जो लोग भी वहाँ पे चड्डियों की शॉपिंग करने आए थे। और इकरस को वहाँ पे ये महसूस होने लगता है कि तोमोकी किसी न किसी मुसीबत में है, इसलिए इकरस वहाँ से तोमोकी की मदद करने के लिए जाने लगती है। पर मित्सुकी वहाँ पे उसको रोक लेती है और बोलती है कि तोमोकी खुद को संभाल लेगा, तुम यहाँ पे चड्डियों की शॉपिंग करने आई हो तो इस पे ध्यान दो ना। तो वो दोनों फिर वहाँ पे अपने लिए अपने अपने पसंद की चड्डियों की शॉपिंग करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मित्सुकी वहाँ पे इकरस से पूछती है कि वो क्या करती है मजे करने के लिए, क्या उसके कोई दोस्त वगैरह है। और इकरस बताती है कि नहीं, उसका कोई भी दोस्त नहीं है, वो तो हमेशा से अकेली है। ये सुन के मित्सुकी वहाँ पे दुखी होते हुए इकरस से माफी मांगती है और उससे बोलती है कि वो ऐसा क्यों सोचती है, उसके पास कई सारे दोस्त तो है, वो सब भी तो उसके दोस्त है, इसलिए वो ऐसा ना सोचे कि वो अकेली है, क्योंकि उसको पता है कि अकेले रहने पे कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब वो यहाँ पे नई नई आई थी तब उसका भी कोई दोस्त नहीं था। देन हमें वो वाला टाइम दिखाया जाता है जब मित्सुकी नई नई इस जगह पे मूव हुई थी और वो अपने बर्थडे पे अपने घर के बाहर खड़ी होकर इस चीज का इंतजार कर रही थी कि कोई न कोई उसका दोस्त तो उसके बर्थडे पे जरूर आएगा। पर ऐसे ही वहाँ पे इंतजार करते करते देखते ही देखते वहाँ पे शाम हो जाती है, पर कोई भी उसके बर्थडे पे नहीं आता। इसलिए फिर मित्सुकी वहाँ से मायूस होकर अपने कमरे में वापस जाने लगती है। पर अपने कमरे में आके वो वहाँ पे देखती है कि एक बच्चा बैठ के उसके ही बर्थडे का केक खा रहा था, जो कि तोमोकी होता है। फिर तोमोकी वहाँ पे मित्सुकी को उसके जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे बोलता है
और उसको गिफ्ट के तौर पे एक मूंगफली देता है, जो कि वहाँ पे गिफ्ट के तौर पे तो काफी ज्यादा छोटा था, पर ये देख के कि उसके भी बर्थडे में कोई आया है, मित्सुकी के वहाँ पे खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी दिन से ही वो दोनों वहाँ पे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देन हमें दोबारा से वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ पे फिर से इकरस को यह एहसास हो रहा था कि तोमोकी जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। तब दिन हमें वहाँ पे तोमोकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब भी वहाँ पे उस चड्डी वाले घर से निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है ताकि वो वहाँ पे दरवाजा तोड़ के सीधा बाहर ही निकल जाए, पर उसके वहाँ पे उस दरवाजे को तोड़ने से पहले ही वहाँ पे मित्सुकी आके उस दरवाजे को खोल देती है। इसीलिए तोमोकी जाके वहाँ पे दरवाजे से तो नहीं, पर जाके मित्सुका से किसी गलत जगह पे टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे उसका मुंह मित्सुका के टांगों के बीच में फंस जाता है, जिससे वहाँ पे मित्सुका के चड्डी के साथ साथ तोमोकी का मुंह भी फट जाता है। तो दोस्तों आज के इस वाले एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तोमोकी और इकरस को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। और तोमोकी वहाँ पे बोलता है कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है, लगता है हमें एक एयर कंडीशनर खरीद ही लेना चाहिए। तब इकरस उससे बोलती है, अरे हम लोग एयर कंडीशनर तो खरीद लेंगे, पर हम लोग उसको लगाएंगे कहाँ पे? हमारी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि हमें पहले कहीं पे रहने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि पिछली बार उन सभी लड़कियों के ठरकी चड्डियों के फटने की वजह से हमारा पूरा घर तहस नहस हो गया। देन तोमोकी वहाँ पे बोलता है, अरे जरा रुको एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, हमें सुगाटा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल के बीच में झाड़ियों के पीछे और एक झोपड़े के नीचे रहता है। तो अगर जाके हम लोग उसके साथ रहने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी परेशानी होगी। इसलिए जब तोमोकी वहाँ पे इकरस को अपने साथ लेके जाके सुगाटा से पूछता है कि क्या वो दोनों उसके साथ रह सकते हैं जब तक कि उन दोनों का घर ठीक नहीं हो जाता, तो ये सुन के सुगाटा वहाँ पे उन दोनों से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम दोनों यहाँ पे रह सकते हो, पर बस जरा तुम लोग यहाँ पे अपनी जान का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। और उसके वहाँ पे बस ये बोलने की ही देरी थी कि तभी वहाँ पे तोमोकी और इकरस के पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा भालू आ जाता है, जिसको देख के तोमोकी की तो वहाँ पे बिल्कुल फट जाती है और वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। इसीलिए सुगाटा वहाँ पे उन दोनों को बचाने के लिए जाके उस भालू से बहुत ही अजीब तरीके से कुश्ती लड़ने लगता है और उस भालू के छोटे छोटे बच्चे आके इकरस और तोमोकी की मुंडी को चूस रहे थे लॉलीपॉप समझ के। खैर वहाँ पे एक बात तो अच्छी होती है, वो भालू के बच्चे लॉलीपॉप समझ के चूस रहे थे, कुछ और समझ के नहीं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे भालू के बच्चे भी लाइक खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, कि क्या उनको उसके घर पे कुछ दिनों के लिए पनाह मिल सकती है जब तक कि उनका घर ठीक नहीं हो जाता। पर मित्सुकी वहाँ पे झट से मना करते हुए बोलती है कि चाहे तो इकरस यहाँ पे रह सकती है, पर मैं इस जैसे ठरकी को अपने घर पे कभी रहने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको अपने घर पे रहने दिया तो फिर 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और ये मेरी चड्डियाँ ढूंढना चालू कर देगा। ये सुन के तोमोकी वहाँ पे रोते हुए बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ ना, क्या तुम्हें मुझ पे ही भरोसा नहीं है? तुम्हें अपने बचपन के दोस्त की मदद करनी चाहिए, ना कि उसको इस तरीके से रास्ते में लावारिस छोड़ देना चाहिए। ये सुन के मित्सुकी वहाँ पे बोलती है, अच्छा तो फिर क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम मेरे कमरे में रह के इतना बढ़िया मौका होने के बावजूद भी मेरी चड्डियाँ नहीं चुराओगे? तब तोमोकी बोलता है, मैं तुमसे ये वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं तुम्हारी चड्डियाँ नहीं चुराऊंगा, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। पर तभी वहाँ पे उन लोगों की दोस्त सात्सुकी वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों से पूछती है कि वो लोग यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए तब तोमोकी वहाँ पे सात्सुकी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है कि किस तरीके से पिछली बार कुछ ठरकी चड्डियों के फटने की वजह से उसका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, तो रहने के लिए अभी उसके पास कोई भी घर नहीं है, इसलिए वो बस ऐसे ही भटकता हुआ अपने रहने के लिए कोई एक ठिकाना ढूंढ रहा था। ये सुन के सात्सुकी वहाँ पे बोलती है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग जब तक चाहो तब तक हमारे घर पे रुक सकते हो, तुम सब लोग। तो ये सुन के वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी तो वहाँ पे झट से मान जाते हैं, क्योंकि सात्सुकी की फैमिली उस टाउन की सबसे अमीर फैमिली थी। पर तब वहाँ पे सुगाटा सात्सुकी को ये बोलते हुए मना करके जाने लगता है कि उसको जल्दी से शाम होने से पहले उसको अपने झोपड़े तक जाके कुछ मछलियाँ पकड़नी होगी, वरना फिर उसको आज रात को भूखा ही रहना पड़ेगा। पर ये सुन के तोमोकी वहाँ पे जाके सुगाटा को पकड़ के बोलता है, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तू भी हमारे साथ क्यों नहीं चलता? तेरे को वहाँ पे भर भर के बंदियाँ मिलेगी और मछलियाँ भी। ये सुन के सुगाटा आखिरकार वहाँ पे मान ही जाता है और वो सब लोग साथ मिलके सात्सुकी के घर जाने लगते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पे जाके सात्सुकी के घर पहुँचते हैं तो वो लोग
वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो उनके मुंह के दांतों से ज्यादा बॉडीगार्ड्स भर रखे थे, जिनको देख के वहाँ पे तोमुकी और मित्सुका तो बिल्कुल डर से कांपने लगते हैं। पर तब सात्सुकी वहाँ पे उन दोनों को शांत करवाते हुए बोलती है कि अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे जब तक कि तुम किसी रूल को नहीं तोड़ते। देन वहाँ पे सात्सुकी का बापू उस जगह पे उन लोगों का स्वागत करते हुए बोलता है, बच्चों तुम सबका स्वागत है, तुम लोग सात्सुकी के दोस्त हो तो तुम लोग यहाँ पे जब तक चाहो तब तक के लिए रह सकते हो। पर जब वो वहाँ पे ये बातें बस बोल ही रहे थे कि तब वहाँ पे इकरस जल्दी से जाकर उनके सर को दबाने लगती है, क्योंकि इकरस को सात्सुकी के बापू का सर भी एक बड़े से संतरे की तरह लग रहा था। तो ये देख के वहाँ पे उन सारे बॉडीगार्ड्स की फट जाती है और वो लोग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं। इसलिए तब तोमुकी वहाँ पे जल्दी से दौड़ता हुआ जाके इकरस को पकड़ के वापस लाता है और सात्सुकी के बापू से माफी मंगवाने लगता है। पर तब वहाँ पे उनके पास इकरस का बापू चलते हुए आता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये चाहे तो ऐसा कर सकती है। और उन्होंने वहाँ पे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनको इकरस काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस बुढ़ू से कुछ बोलना चाहूंगा। तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे उन लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं, उनको कई सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उनको पीने के लिए वाइन देते हैं और उनको दिखाने के लिए उनके सामने बंदियों का डांस भी करवाते हैं। पर उस जगह पे तोमुकी वाइन पीने के बाद वो काफी ज्यादा नशे में आ जाता है और वैसे ही नशे में वो वहाँ पे उनके हॉट स्प्रिंग में चला जाता है जहाँ पे कि सात्सुकी नहा रही थी। और सात्सुकी को वहाँ पे बिना कपड़ों के नहाते हुए देख के वहाँ पे तोमुकी का तो शर्माते हुए सारा नशा उतर जाता है। तो फिर सात्सुकी वहाँ पे तोमुकी को देख के बोलती है, ओ हेलो, तुम तो काफी ज्यादा जल्दी में लगते हो, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी करना चाहिए। ये बोलते हुए वो चलते हुए जाके तोमुकी के पास बैठती है और उसके ठुड्डी को पकड़ के बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, इसलिए तुम्हें अपनी रफ्तार दिखानी होगी, अगर तुमने अपनी रफ्तार नहीं दिखाई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुन के तो वहाँ पे तोमुकी बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सात्सुकी उसको अपना रफ्तार दिखाने के लिए बोल रही है। पर तभी सात्सुकी वहाँ पे तोमुकी से बोलती है, तोमुकी चलो जल्दी करो, अपनी रफ्तार दिखाओ और यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाओ, इससे पहले कि यहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके तुम्हारे नाच का नंगा मौत कर दे। मेरा मतलब मौत का नंगा नाच कर दे। और तभी तोमुकी देखता है कि वहाँ पे जो उनके सारे बॉडीगार्ड्स थे वो उसकी तरफ भर भर के हथियार लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसलिए उनको देख के तोमुकी वहाँ पे डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ पे अपना गमछा पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जैसे तैसे आखिरकार वो बॉडीगार्ड वहाँ पे तोमुकी को पकड़ ही लेते हैं। इसीलिए तब तोमुकी वहाँ पे सात्सुकी के बापू से माफी मांगते हुए बोलता है कि उससे गलती हो गई और वो उसको माफ कर दे, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि अंदर सात्सुकी नहा रही है और सात्सुकी को बिना कपड़ों के देखने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो बस एक गलती थी। पर तब सात्सुकी का बापू वहाँ पे उससे बोलता है, अरे नहीं बेटा, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम तो जब चाहो तब सात्सुकी को बिना कपड़ों के देख सकते हो, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर तुम्हारी गलती ये है कि तुम उस हॉट स्प्रिंग में गए, वो हमारा फैमिली हॉट स्प्रिंग है और उनके फैमिली के अलावा उस हॉट स्प्रिंग में जाने की और किसी को भी अनुमति नहीं है। और उनके ये बोलते ही वहाँ पे एक बॉडीगार्ड एक बड़ी सी तलवार ला के तोमुकी के गले पे रख देता है, जिससे तोमुकी वहाँ पे आखिरकार हार मान के अपने आंखों को बंद कर लेता है। पर तभी वहाँ पे इत्सुका आके उस बॉडीगार्ड के हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है, जिससे वहाँ पे उस बॉडीगार्ड के हाथ के हड्डियों के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो वहाँ पे बोलती है, तुम लोगों ने मेरे मास्टर को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की, अब तुम लोगों को इसकी सजा मैं दूंगी। ये बोल के इकरिस वहाँ पे बहुत ही जोरों से चमकने लगती है और उसकी आंखें भी वहाँ पे धीरे धीरे करके लाल पड़ने लगी थी, जो देख के तोमुकी वहाँ पे ये समझ जाता है कि अगर उसने अभी इकरिस को नहीं रोका तो फिर वो वहाँ पे गुस्से में सात्सुकी के बापू के पूरे क्लैन को तबाह कर देगी। इसलिए तोमुकी वहाँ पे इकरिस को रुकने के लिए बोलता है, जो सुन के इकरिस वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और तोमुकी खड़ा होके वहाँ पे सात्सुकी के बापू से माफी मांगते हुए बोलता है कि वो माफी मांगता है उसकी तरफ से उन सबको जो भी सारी परेशानियां हुई है, और आप प्लीज इकरिस के ऊपर गुस्सा मत होना, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मुझे बचाने के लिए किया। पर ये सुन के वहाँ पे सात्सुकी के बापू बोलते हैं, खैर जाने दो, अब मैं तुम लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमसे ज्यादा ताकतवर की इज्जत करना सिखाया जाता है, गुस्सा करना नहीं। क्योंकि वो वहाँ पे ये देख के समझ चुके थे कि इकरिस एक बहुत ही ताकतवर लड़की है, जिससे वहाँ पे उनके अंदर इकरिस के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ जाती है। और जब अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पे तोमुकी और इकरिस अपने घर वापस आते हैं तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि उनका घर तो वहाँ पे बिल्कुल बन के तैयार खड़ा था, जैसे कि उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जो देख के तोमुकी वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन में आ जाता है कि उनका घर इतनी जल्दी कैसे बन गया। और तभी
वो दोनों वहाँ पे देखते हैं कि सात्सुकी के बापू वहाँ पे अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे खड़े थे और वो इकरिस से बोलते हैं कि ये उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, जिससे वहाँ पे उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वाले एपिसोड के अंदर हमारा ठरकी मेन कैरेक्टर और उसकी हर विश को पूरी करने वाली परी जाएंगे एक बीच पे, जहाँ पे हर तरफ बस लकड़ियां ही लकड़ियां होंगी और उन पे लटकते संतरे होंगे, मतलब चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली होगी। तो हमारा ठरकी मेन कैरेक्टर उस बीच पे जाके अपनी परी से कह के अपनी कौन कौन सी विश को पूरी करवाता है, ये तो आप इस वीडियो को देखते जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे तोमोकी को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह उठ के वहाँ पे शांति से बैठ के इकरिस के गर्म दूध की चाय पी रहा था। और तभी हमें वहाँ पे एक निम्फ नाम के अजीब सी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे उन लोगों के पास बैठ के चिप्स खा रही थी। और ये लड़की भी कोई आम लड़की नहीं होती, बल्कि ये भी एक परी होती है, बिल्कुल इकरिस की तरह। इसलिए फिर तोमोकी वहाँ पे इकरिस को लेके एक कोपचे में आ जाता है और उससे बोलता है, अरे इकरिस ये लड़की कौन है और ये ऐसे अचानक से सुबह सुबह हमारे घर पे कैसे टपक पड़ी? अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो प्लीज इकरिस इसको यहाँ से भगाओ, क्योंकि ये भुक्कड़ खा खा के मेरा सारा घर खाली कर देगी। ये मेरा घर है, कोई महिला मंडल बिठाने का जगह नहीं है जो कि तुम यहाँ पे कभी भी अपने किसी भी दोस्त को उठा लाओ। तब इकरिस वहाँ पे तोमोकी को मना करते हुए बोलती है कि अरे ऐसा नहीं है, ये मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि मैं तो इसको जानते तक नहीं हूँ कि ये कौन है और हमारे घर पे कहाँ से टपक पड़ी। और ये जानने के बाद कि वो लड़की इकरिस की दोस्त नहीं है, तो तोमोकी वहाँ पे उस लड़की को अपने घर से निकालने के आइडियाज के बारे में सोचने लगता है। पर तभी उन लोगों के घर के नीचे वहाँ पे मीत्सुकी, सात्सुकी और सुगाटा आ जाते हैं उसको अपने साथ बीच में घूमने के लिए बुलाने के लिए। इसलिए वो सब लोग वहाँ पे एक मेट्रो में बैठ के उस बीच की तरफ जाने लगते हैं। और तोमोकी वहाँ पे निम्फ को भी अपने साथ ले आया था, क्योंकि जब तक वो लोग यहाँ पे स्ट्रिप में घूम फिर के मजे करते हैं, तब तक तोमोकी वहाँ पे निम्फ को अपने घर से निकालने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोच ही लेगा। देन मीत्सुकी वहाँ पे दुखी होकर सोचती है कि दरअसल इस ट्रिप का ओरिजिनल प्लान में तो बस तोमोकी और उसको ही इस ट्रिप में आना था, पर देखते ही देखते इस ट्रिप में इतने सारे लोग भर गए। तब सुगाटा वहाँ पे मीत्सुकी से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसको पता है कि इस ट्रिप के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक तो इसमें बस तोमोकी और वो जाने वाले थे, ताकि ये ट्रिप उनको एक डेट की तरह लगे, पर बीच में आके उन लोगों ने अपनी टांग घुसेड़ दी, जिससे अब ये ट्रिप एक डेट की तरह तो नहीं पर बल्कि एक फैमिली ट्रिप की तरह लग रहा है। इसलिए वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसके डेट वाले ट्रिप को पूरी तरीके से खराब कर दिया। ये सुन के मीत्सुकी वहाँ पे बोलती है, अरे नहीं नहीं सुगाटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, और जबकि तुम लोग आ ही गए हो तो हम लोग वहाँ पे जाके साथ में मजे करेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ पे निम्फ से पूछते हैं कि वो कौन है और उसका नाम क्या है, क्योंकि वो तो दिखने में काफी हद तक इकरिस की तरह दिखती है, क्या वो भी कोई एक परी है? इसलिए तब निम्फ वहाँ पे उन लोगों को अपना नाम बताते हुए कहती है कि हाँ वो भी एक परी है, पर इकरिस की तरह नहीं, बल्कि वो उनके नेक्स्ट जनरेशन की परी है। ये सुन के सात्सुकी बोलती है, ओ तभी तो वो दोनों इतनी ज्यादा सिमिलर दिखती है, अगर कोई उन दोनों को साथ में देखेगा ना तो वो सोचेगा कि तुम दोनों एक दूसरे की बहनें हो। तो ऐसे ही वो लोग वहाँ पे बातें करते करते आखिरकार जाके वो लोग उस बीच तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ की हरियाली और बड़े बड़े दिलों वाली बंदियों को देख के तो वहाँ पे तोमोकी का दिमाग बिल्कुल सटिया जाता है, इसलिए वो वहाँ पे खुश होके एक बंदर की तरह उछलने लगता है। और तभी वहाँ पे मीत्सुकी और बाकी सारी लड़कियां आ जाती हैं, जो कि उससे बोलती है, अरे ये तोमोकी तो बड़ा कमजोर है, ये बस इतना ही देख के बावली खेल गया, उसको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, उसने अभी तक देखा ही क्या है, अभी तो उसको बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। और तोमोकी वहाँ पे उनके इतने बड़े बड़े दिलों को देख के तो उसका मुंह वहाँ पे बिल्कुल खुला रह जाता है। और फिर सात्सुकी वहाँ पे उनको एक जगह दिखाती है जो कि उसने पूरा बुक कर रखा था बस उनके लिए, ताकि वो लोग वहाँ पे शांति से बैठ के उस बीच के नजारों के मजे ले सके। पर जब हमें वहाँ पे तोमोकी को दिखाया जाता है तो उसकी नजरें तो वहाँ पे बीच के नजारों से ज्यादा उस बीच के हरियालियों पे होती है। देन फिर वो लोग वहाँ पे जाके साथ मिलके वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, पर वहाँ पे भी तोमोकी की नजरें उछलते हुए वॉलीबॉल से ज्यादा दूसरे ही उछलते हुए बॉल्स पे होती है। इसलिए फिर मीत्सुकी वहाँ पे तोमोकी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि उसको क्या हुआ है, वो उसको इतनी प्यासी निगाहों से क्यों घूर रहा है। और तब फिर तोमोकी उससे बोलता है, अरे नहीं नहीं मीत्सुका, वैसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और वैसे भी अगर किसी प्यासे के सामने कोई तो ऐसी पीने वाली चीजों को लटका के घूमेगा तो वो प्यासा उसको घूरेगा ही ना। और इतना ज्यादा वाहियात जवाब सुनने के बाद वहाँ पे निम्फ उछल के उस वॉलीबॉल से तोमोकी के चेहरे पे मारती है, जिससे वो वहाँ पे 2 गुलाटियां मार के पीछे गिरता है। फिर तोमोकी वहाँ पे उठ के निम्फ को गुस्से में घूरते हुए इकरिस से बोलता है, मेरे को जानता नहीं है ये।
तो उसके बाद फिर वहाँ से तोमोकी, मित्सुकी और इकारिस वापस आने लगते हैं और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि सुगाटा ने वहाँ पे एक फूड ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स के खाने में ही फट जा रही थी, पर सुगाटा ने वहाँ पे बहुत ही आराम से 12 प्लेट खाना खत्म कर दिया था। देन हमें वापस से वहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुकी तोमोकी से बोलती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में बोटिंग करने चले, और ये सुन के तोमोकी भी वहाँ पे मान जाता है। इसलिए मित्सुकी वहाँ पे उसको वहीं रुकने का बोल के बोट लेने के लिए चली जाती है। तो उसके बाद हमें वहाँ पे इकारिस का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस समंदर के निचले स्थल पे बैठ के वहाँ के मछलियों के साथ खेल रही थी, पर तभी तोमोकी वहाँ पे इकारिस को देख लेता है और उसको लगता है कि इकारिस पानी में डूब रही है, इसलिए वो वहाँ पे उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पर काफी ज्यादा गहरा पानी होने की वजह से तोमोकी ही वहाँ पे डूबने लगता है और उल्टा इकारिस को ही उसको बचा के बाहर लाना पड़ता है। इसलिए तोमोकी फिर वहाँ पे इकारिस से बोलता है, अरे तुम वहाँ पे कर क्या रही थी? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम पानी में डूब रही हो, इसलिए ही मैं तुमको बचाने के लिए उस पानी में कूद पड़ा। ये सुन के इकारिस उससे बोलती है, अरे नहीं मास्टर, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं तो एक परी हूँ ना, मैं पानी में थोड़े ही डूब सकती हूँ, और वैसे हाँ, सच्चाई तो ये है कि मुझे तैरना ही नहीं आता। तो उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुकी बोट लेके वापस आ चुकी थी और वो वहाँ पे देखती है कि तोमोकी तो वहाँ पे इकारिस को पानी में तैरना सिखा रहा है, इसलिए वो वहाँ पे तोमोकी को बिना कुछ बताए ही अकेले ही पानी में बोटिंग करने के लिए आ जाती है। जहाँ पे पहले तो वो वहाँ पे तोमोकी को काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुना रही थी, पर फिर वो वहाँ पे दुखी होके बोलती है, काश मुझे भी तैरना ना आता तो कितना अच्छा होता। पर जब वो वहाँ पे ये सब चीजें सोच ही रही थी कि तभी उसको वहाँ पे ये ध्यान में आता है कि वो तो बहते बहते किनारे से काफी ज्यादा दूर आ चुकी है और उसका एक पतवार भी पानी में गिर चुका है, जिससे वो वापस से किनारे तक जा सकती थी। इसलिए वो वहाँ पे उस बोट के ऊपर से ही उस पतवार को पानी से निकालने की कोशिश करने लगती है। तो इस तरफ हमें तोमोकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खड़ा होकर लड़कियों की जड़ी बूटियों के साथ फोटोज खिंचा रहा था। पर तभी उसको वहाँ पे नोटिस होता है कि उसने तो काफी देर से मित्सुका को नहीं देखा है और उसने उससे कहा था कि वो उसके साथ बोटिंग करने जाना चाहती है। इसलिए वो दौड़ते हुए जाके वहाँ पे पानी की तरफ देखता है, तो वो वहाँ पे देखता है कि मित्सुकी वहाँ पे किनारे से बहते बहते काफी ज्यादा दूर चली गई थी और वो वहाँ पे पानी के अंदर से उस पतवार को निकालने की कोशिश कर रही थी। इसलिए तोमोकी वहाँ पे चिल्ला के मित्सुकी को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके ऐसा करने से वो बोट पलट सकती थी। पर उसके वहाँ पे ये बोलते ही मित्सुकी की बोट वहाँ पे पलट जाती है और मित्सुकी पानी में गिर जाती है। तो मित्सुकी वहाँ पे बस पानी में डूबने ही वाली थी, पर तभी उसका हाथ वहाँ पे आके उसको कोई पकड़ के ऊपर खींच लेता है। और जब मित्सुकी देखती है तो ये तोमोकी होता है, जो कि इतनी दूर से तैरते हुए उसको बस बचाने के लिए आ गया। फिर तोमोकी मित्सुकी को लेके वापस से किनारे पे आ जाता है और उससे बोलता है, मित्सुकी मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बहुत ज्यादा फिक्र है। इसलिए अब से मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। और तोमोकी को उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करते हुए देख के वहाँ पे मित्सुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तोमोकी को वहाँ पे वो बोले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होते कि वो वहाँ पे फिर से मित्सुकी के बारे में भूल जाता है और वापस से जाके इकारिस को पानी में तैरना सिखाने लगता है। और ये देख के वहाँ पे मित्सुकी का दिमाग तो एकदम पूरी तरीके से सटिया जाता है और वो वहाँ पे गुस्से में जाके तोमोकी को ये बोलते हुए चाटे बजाने लगती है कि उसने अभी तो कहा था कि वो उसके बारे में नहीं भूलेगा और वो 5 मिनट में ही उसके बारे में भूल गया। और गाइस, इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोमोकी और मित्सुकी साथ मिलकर स्कूल जा रहे थे और जाते जाते तोमोकी वहाँ पे इकारिस से घर का ध्यान रखने के लिए बोल के जाने लगता है। तब निम्फ वहाँ पे आके उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों साथ में कहाँ पे जा रहे हैं और तोमोकी बोलता है कि वो दोनों स्कूल जा रहे हैं और वो उन दोनों का पीछा करने की कोशिश न करे, क्योंकि तोमोकी को वहाँ पे काफी हद तक ये लग रहा था कि निम्फ उन दोनों का पीछा करेगी, ये देखने के लिए कि कहीं वो दोनों जाके कुछ गलत काम तो नहीं करते ना। इसलिए फिर इकारिस और निम्फ वहाँ पे तोमोकी से वादा करते हैं कि वो उन दोनों का पीछा नहीं करेंगे। पर उन दोनों को स्कूल जाते हुए देख के वहाँ पे इकारिस का भी स्कूल जाने का मन करने लगता है, पर क्योंकि उसने वहाँ पे तोमोकी से ये वादा किया था कि वो उन दोनों का पीछा नहीं करेगी, इसलिए वो परेशान होके वहीं पे ही गोल गोल घूमने लगती है। जो देख के निम्फ वहाँ पे ये समझ जाती है कि इकारिस भी तोमोकी के साथ स्कूल जाना चाहती है, पर क्योंकि उसने तोमोकी से ये वादा किया था कि वो उन दोनों का पीछा नहीं करेगी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रही। तो तब कुछ देर बाद वहाँ पे सोचने के बाद निम्फ इकारिस से बोलती है, इकारिस मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग तोमोकी का वादा भी नहीं तोड़ेंगे और उनके स्कूल भी जा सकते हैं। तो उसके बाद हमें वहाँ पे अगले सीन में उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे उनके टीचर निम्फ और इकरस को उनके न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और ये देख के वहाँ पे तोमुकी और मित्सुकी का मुंह तो बिल्कुल खुला रह जाता है, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे जानते थे कि इकरस और निम्फ कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं बल्कि एंजल्स है। तो तब फिर वो दोनों वहाँ पे आके तोमुकी के पीछे बैठते हैं और तोमुकी वहाँ पे अपना मुंह छुपा के बैठा था ताकि वो दोनों वहाँ पे उसको पहचान न ले। और इकरस जब वहाँ पे अपने जैकेट को निकालती है तो उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे इकरस के विंग्स को देख लेते हैं, पर उनको वहाँ पे ऐसा लगता है कि इकरस ने वहाँ पे ये नकली विंग्स बस फैशन के लिए पहन रखा है। उसके बाद इकरस वहाँ पे तोमुकी से बोलती है, अरे मास्टर आप ठीक तो है ना, आप इस तरीके से इतनी देर से अपने सर को नीचे करके क्यों बैठे हैं। जो सुन के वहाँ पे उन सब लोगों को ये भी पता चल जाता है कि तोमुकी इकरस को जानता है, पर तोमुकी वहाँ पे अपने सर को नीचे करके वहाँ पे वैसे ही चुपचाप बैठे रहने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि अगर वो इकरस के किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करेगा तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि वो इकरस को जानता है। पर आखिरकार वो वहाँ पे अपने आप को नहीं संभाल पाता और इकरस और निम्फ को उस क्लास से लेके चीते की रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी जगह पे लाके उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। उसने उन दोनों से ये वादा लिया था ना कि वो दोनों उनका पीछा नहीं करेंगी, तो फिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। तब निम्फ तोमुकी से बोलती है, अरे हाँ, हम दोनों ने तुमसे ये वादा किया था और हमने अपना वादा तोड़ा ही कब है, हम दोनों तो बस स्कूल आए हैं, हम दोनों तुम्हारा पीछा थोड़े ही कर रहे हैं। इसलिए तब तोमुकी वहाँ पे बोलता है, अरे हाँ, पर वो दोनों तो एक ही बात है ना, मेरा पीछा करके स्कूल आना और मेरा पीछा ना करके स्कूल आना दोनों सेम ही चीज है। पर तभी वहाँ पे सुगाटा तोमुकी को रोकते हुए बोलता है, तोमुकी तुमने तो कहा था कि इकरस अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहे वो वैसे जी सकती है, तो जब वो यहाँ पे स्कूल में आना चाहती है तो तुम उसको रोक क्यों रहे हो। क्या उसको अपनी जिंदगी के कुछ पल अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है क्या। ये सुन के तोमुकी को वहाँ पे ये एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि इकरस को भी अपनी जिंदगी के फैसलों को खुद लेने का हक है। इसलिए फिर तोमुकी वहाँ पे उन दोनों को स्कूल में आने के लिए अलाउ कर देता है और उसके बाद वो सब लोग जाके वहाँ पे अपनी क्लासेस लेने लगते हैं, जहाँ पे उनके टीचर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहे थे और मित्सुकी ने वहाँ पे अपने नोटबुक में ठीक ठाक नोट्स बना लिए थे। इसलिए वो वहाँ पे जाके इकरस से बोलती है कि क्या उसको नोट्स बनाने में कुछ मदद चाहिए, अगर वो चाहे तो वो उसके नोट्स से कॉपी कर सकती है। पर वो देखती है कि इकरस ने तो वहाँ पे उससे भी ज्यादा बढ़िया नोट्स बना लिए थे, जो देख के वहाँ पे उसके तोते उड़ जाते हैं और वो वापस से अपने डेस्क पे बैठ के बोलती है, लगता है कि मैं ही बुद्धू हूँ जो खुद को बड़ा ही स्मार्ट समझती थी। इकरस ने तो अपने स्कूल के पहले दिन में ही इतने बढ़िया नोट्स बना लिए। उसके बाद फिर उन लोगों का वहाँ पे कुकिंग क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ पे मित्सुकी सोच रही थी कि वो यहाँ पे इकरस को कुछ ना कुछ तो सिखा ही देगी, क्योंकि उसको तो ठीक ठाक कुकिंग आती है। पर जब उन लोगों के कुकिंग क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट होते हैं तो इकरस तो वहाँ पे बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह खाना बना देती है, जो देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि इकरस को इतनी बढ़िया कुकिंग भी आती है। और मित्सुकी वहाँ पे अपने हाथ में जला हुआ ऑमलेट लेके हैरानी से खड़ी होकर वहाँ पे इकरस को देख रही थी। तो उसके बाद वहाँ पे उनकी नेक्स्ट साइंस क्लास स्टार्ट हो जाती है और उनका बाबला टीचर वहाँ पे बोलता है, हमने आज तक टीचर से तो बहुत कुछ सीखा है, पर आज हम लोग एक स्टूडेंट से सीखेंगे। फिर वो टीचर वहाँ पे इकरस को सारी क्लास के सामने बुलाता है और उसको उन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक फेवरेट कैंडिडेट को चुनने के लिए बोलता है, जिसके ऊपर वो अपने किसी भी एक मनपसंद एक्सपेरिमेंट को कर सकती थी। तो देन फिर इकरस वहाँ पे उन सारे स्टूडेंट्स में से तोमुकी को अपने एक्सपेरिमेंट के कैंडिडेट के तौर पे चुनती है, क्योंकि वो उस पूरी क्लास में से सिर्फ तोमुकी को ही अच्छे से जानती थी। तो ये सुन के तो वहाँ पे तोमुकी की बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि इकरस तो कोई एक आम लड़की था नहीं जो उसको ऐसे ही चुन्नू मुन्नू सा एक्सपेरिमेंट करके वापस भेज देती। पर जैसे तैसे तोमुकी वहाँ पे अपनी सारी हिम्मत को जुटा के जाके इकरस के पास पहुँचता है और इकरस वहाँ पे तोमुकी को खिड़की से कूद के उड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके यहाँ के परियों के स्कूल में तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो ये सुन के ऑब्वियसली वहाँ पे तोमुकी और भी ज्यादा डर जाता है और मना करने लगता है। पर इकरस वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मास्टर आप मुझ पे यकीन कीजिए, क्योंकि हमारे परियों के स्कूल में भी हर कोई ऐसे ही डरता था, पर जब वो खुद के ऊपर यकीन करने लगता तो वो सच्ची में हवा में उड़ सकता था। देन फिर सुगाटा वहाँ पे तोमुकी को एक अजीब से चिड़िया जैसा कॉस्ट्यूम ला के देता है और वहाँ पे उस क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स तोमुकी को चीयर करने लगते हैं और उसको चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। इसलिए ये देख के वहाँ पे तोमुकी के अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत भर जाती है और वहाँ पे वो दौड़ते हुए जाके उस खिड़की से कूद जाता है। पर अगले ही पल में वहाँ पे तोमुकी उस खिड़की से और उस चने की झाड़ से सेम टाइम पे नीचे आके गिरता है। तो उसके बाद हमें वहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तोमुकी वहाँ पे बहुत ही इंजर्ड होके पड़ा था और इकरस वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए ये बोल रही थी कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अब वो फिर दोबारा कभी भी स्कूल नहीं जा सकती। और वहाँ पे इकरस का उदास सा चेहरा देखने के बाद वहाँ पे तोमुकी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ पे इकरस से
बोलता है हाँ ठीक है वो स्कूल जा सकती है, पर उसको जरा सा ध्यान रखना होगा कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसलिए अगले दिन से वहाँ पे इकरस, तोमोकी, मित्सुकी और निम्फ चारों साथ मिलकर स्कूल जाने लगते हैं। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मीको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे इकरस और निम्फ को युकाटा पहनना सिखा रही थी, क्योंकि वो सब लोग युकाटा पहन के एक फेस्टिवल में जाने वाले थे। पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी इकरस और निम्फ को वहाँ पे वो युकाटा पहनना नहीं आ रहा था, इसलिए मीको वहाँ पे जाके उन दोनों की मदद करने लगती है युकाटा पहनने में। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तोमोकी छुप के खिड़की से उन सबको देखते हुए उनके मजे ले रहा था। पर क्योंकि तोमोकी वहाँ पे इकरस का मास्टर होता है, इसलिए इकरस को वहाँ पे पता चल जाता है कि तोमोकी वहाँ से छुप के उनको देख रहा है। इसलिए इकरस वहाँ पे तोमोकी से बोलती है कि क्या उसको कुछ चाहिए, वो वहाँ पे छुप के क्यों बैठा है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो यहाँ पे आके मांग ले। जिससे वहाँ पे मीको को ये पता चल जाता है कि तोमोकी खिड़की से छुप के उन सबको देख रहा है। इसलिए वो वहाँ पे जाके उसके ऊपर चिल्लाते हुए अपनी रबड़ की चप्पल फेंक के मारती है उसके सर पे, जिससे डर के तोमोकी वहाँ से उस खिड़की से कूद के भाग जाता है। देन फिर गाइस उसके बाद हमें वहाँ पे सुगाटा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने झोपड़े के पीछे वाले नदी से मछलियाँ पकड़ रहा था। पर तभी उधर से वहाँ पे एक गंदीगा मतलब बैडएस सा आदमी गुजरता है, जिसके एक हाथ में वहाँ पे एक बनाना होता है और दूसरे हाथ में एक कफन। और हाँ, बनाना मतलब बंदूक, और मैं इस पूरे वीडियो में बंदूक को बनाना ही बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब मेरी इस वाले वीडियो की दिहाड़ी काट ले। बनाना। तो उसके बाद फिर दोस्तों हमें वहाँ के फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोकी सारी लड़कियों को लेके पहुँच चुका था और वो उन लड़कियों को कुछ भी चुनने के लिए बोलता है जो कि वो खरीदना चाहते हैं। तो पहले मीको वहाँ पे चुनती है और वो अपने लिए वहाँ पे ढेर सारा खाना चुनती है, जो देख के तोमोकी वहाँ पे उससे बोलता है अरे तुम पहले से ही मोटी हो यार, अब क्या और खा खा के हाथी बनोगी तुम। पर ये सुन के मीको वहाँ पे पीछे पलट के उसको अपना चाटा दिखाती है, जो देख के वहाँ पे तोमोकी झट से समझ जाता है और बोलता है ठीक है तुमको जो खाना है खा लो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। उसके बाद तोमोकी वहाँ पे जाके देखता है कि निम्फ वहाँ पे कुछ कैंडीज को बहुत ही प्यासी निगाहों से देख रही थी, इसलिए वो जाके उससे बोलता है कि क्या उसको वो कैंडीज चाहिए, अगर वो बोले तो वो उसके लिए खरीद सकता है। पर ये सुन के निम्फ वहाँ पे उसको झट से मना कर देती है और बोलती है नहीं उसको उससे चॉकलेट नहीं चाहिए, और बल्कि उसको उससे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो वो उसको चॉकलेट या वो जो भी चाहे उसको वो दिला देगा, पर उसके बाद वो उसके बदले में और पता नहीं क्या क्या लेगा उससे। और उसकी वहाँ पे इतनी ज्यादा लंबी और अश्लील सोच देखने के बाद तोमोकी वहाँ पे और उससे कुछ भी नहीं बोलता और सीधा इकरस के पास आ जाता है और देखता है कि इकरस वहाँ पे बहुत सारे मुर्गी के चूजों के साथ बहुत ही प्यार से खेल रही थी, इसलिए तोमोकी वहाँ पे उसके लिए उस मुर्गी की दुकान से ढेर सारे चूजे खरीद लेता है। देन फिर उसके बाद मीको वहाँ पे उसको एक दूसरे स्टॉल पे बुलाती है और जब वहाँ पे तोमोकी जाके देखता है तो वो देखता है कि उस स्टॉल के अंदर वहाँ पे ढेर सारे कबूतर बैठे थे। पर तभी अचानक से वहाँ पे वो सारे कबूतर झट से उड़ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उन सारे कबूतरों के पीछे वहाँ पे वही बैडएस आदमी बहुत सारे बनानास के बीच बैठा हुआ था। तो इतने सारे बनानास को देखने के बाद वो सब लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी उन लोगों के पीछे से वहाँ पे सीढ़ियों से सात्सुकी नीचे आते हुए बोलती है कि उन सब लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल ये सारे बनानास असल में नकली टॉय बनानास है और वो लोग इन सारे टॉय बनानास से यहाँ पे एक गेम खेलेंगे, एक बैटल रॉयल वाला गेम, और जो भी इस बैटल रॉयल वाले गेम में जीत जाएगा उसको प्राइज में 10 मिलियन येन मिलेंगे, जिनसे वो चाहे तो एक बड़ा सा आइलैंड खरीद सकते हैं या फिर एक बड़ा सा प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हैं या फिर ढेर सारे रशियंस खरीद सकते हैं। और यार रशियंस के लालच में तो कौन नहीं मानता, इसलिए सुगाटा पहले आके वहाँ पे एक बनाना उठाता है, फिर तोमोकी आके एक उठाता है और ऐसे करते करते सब लोग अपने अपने पसंद के बनानास उठा लेते हैं। देन फिर सुगाटा वहाँ पे वो बैटल रॉयल वाला गेम स्टार्ट करती है और झट से वहाँ पे सभी लोग जंगल में भाग जाते हैं छुपने के लिए, पर गलती से वहाँ पे सुगाटा छुप नहीं पाता और उन सभी लोगों के बीच में पहुंच जाता है। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पे मिलके तोमोकी के ऊपर ढेर सारे बनानास के सीड्स फेंकने लगते हैं। उसके बाद फिर वो सारे लोग वहाँ पे तोमोकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पे उसके एक तरफ व्हील चेयर वाली दादी होती है, दूसरी तरफ सब्जी बेचने वाली आंटी जी होती हैं और तीसरी तरफ वहाँ पे मच्छी बेचने वाले ताऊ होते हैं। तो वो तीनों वहाँ पे साथ मिलके तोमोकी का खेल खत्म करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पे दूर से किसी एक बड़े से बनाना की कुछ सीड्स आके उन सबके सर पे लगती है और वो सभी वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। और उस बनाना को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि
कि तोमोकी का दोस्त सुगाटा होता है, जो कि दूर से छुप के वहाँ पे तोमोकी की मदद कर रहा था। तो आखिर में वहाँ पे सब्जियां बेचने वाली आंटी जी बच जाती है, इसलिए सुगाटा वहाँ पे अपना बनाना का एम उनके ऊपर कर देता है। पर इससे पहले कि सुगाटा वहाँ पे अपने बनाना से उन आंटी जी का खेल खत्म कर पाता, वहाँ पे दूर से एक दूसरे बनाना का बीज उड़ते हुए आके उन आंटी जी के सर पे लगता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाती हैं। जो देख के सुगाटा वहाँ पे ये समझ जाता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक लौता नहीं है जो कि एक स्नाइपर वाला बनाना चला रहा है, इसलिए सुगाटा वहाँ पे एक छोटका सा बनाना लेके क्लोज में लड़ने के लिए आ जाता है। और जब वो दूसरी बनाना वाली सामने आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि सात्सुकी होती है। तो वो दोनों वहाँ पे अपने अपने बनाना से क्लोज में आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तोमोकी वहाँ पे बेचारा उन दोनों के बीच में छुप के बैठा था कि कहीं गलती से कोई बनाना का सीड आके उसको न लग जाए। पर जब काफी देर तक उन दोनों की बनाना की लड़ाई वहाँ पे खत्म नहीं होती तो फिर वहाँ पे इकरिस उड़ते हुए पहुंच जाती है अपने हाथ में अपना उस गेम का सबसे बड़ा बनाना लेके, और वो वहाँ पे अपने उस बड़े से बनाना का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर उस बनाना के बीजों की बारिश कर देती है, जिससे वहाँ पे ऑलमोस्ट उस गेम के 95% प्लेयर्स तो वहीं पे निपट जाते हैं। पर तभी वहाँ पे अचानक से तोमोकी अपने उस छुटके से बनाना के बीच से इकरिस के सर पे मारता है और उससे बोलता है कि वो इतने बड़े बनाना से क्या कर रही है, वो सभी को डरा रही है, इसलिए वो वापस चली जाए। ये सुन के इकरिस वहाँ पे अपने मास्टर की बात मानते हुए वापस से उड़ते हुए निम्फ के पास आ जाती है और निम्फ वहाँ पे उससे बोलती है, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अपने से छोटे कीड़े जैसे इंसानों को खत्म कर कर? क्या तुम्हें अपनी कुछ मेमोरीज वापस याद आई? क्योंकि ये तो जाहिर है कि किसी ने तुम्हारी मेमोरीज और ताकतों को सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। और जब इकरिस वहाँ पे उसको मना करती है कि उसको अपनी मेमोरीज कुछ भी याद नहीं आई तो निम्फ वहाँ पे उससे बोलती है, अच्छा ठीक है क्वीन, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता तो मैं ही आपकी मदद करती हूँ याद करने में। ये बोल के निम्फ वहाँ पे इकरिस के पेट पे एक जोर से लात मारती है, जिससे इकरिस वहाँ पे जाके एक पेड़ से भिड़ के नीचे गिरती है। फिर निम्फ वहाँ पे जाके उसके सर पे अपना पैर रखते हुए वापस से उससे दोबारा वही सवाल पूछती है कि क्या अब उसको अपनी कुछ मेमोरी याद आई, पर फिर भी इकरिस वहाँ पे उसको ना बोलती है। इसलिए निम्फ वहाँ पे उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुमने मेरे पास और कोई चारा नहीं बख्शा है, तो मुझे खुद ही तुम्हारे उस मेमोरी प्रोटेक्शन को हटाना होगा जिससे तुम्हें अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद आ सके। ये बोल के निम्फ वहाँ पे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इकरिस के मेमोरी प्रोटेक्शन को हटाने लगती है, जिससे वहाँ पे इकरिस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसको अपने पुरानी जिंदगियों के कुछ झलकियां नजर आने लगती है, जिससे वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसको इस धरती पे यहाँ की पूरी इंसानी नस्ल को खत्म करने के लिए भेजा गया था। और ये सब कुछ देख के कि उसको इस धरती पे इतना ज्यादा बुरा काम करने के लिए भेजा गया था, उसकी आंखों में वहाँ पे आंसू आ जाते हैं। जो देख के निम्फ वहाँ पे हंसते हुए बोलती है, अरे इकरिस क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने पास्ट की मेमोरीज इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उनको देखने के बाद तुम्हारा रोना निकल गया? पर तभी उसको वहाँ पे अचानक से रियलाइज होता है तो वो हंसना बंद कर देती है और सोचती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, कोई परी रो कैसे सकती है, क्योंकि परियों के पास तो कोई भी इमोशंस नहीं होते। फिर जब इकरिस को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे एक एक करके अपने सारे प्रोटेक्शन हटाने लगती है। वो अपने पावर, स्ट्रेंथ, मेमोरी, इमोशन, वेपन, स्विंग्स, अपने सारे चीजों के प्रोटेक्शन को अनलॉक कर देती है, जिससे वो वहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ 100% कैपेसिटी में आ जाती है, क्योंकि इससे पहले वो प्रोटेक्शन लगने के बाद अपनी सारी पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर पाती थी, पर अभी उसने वहाँ पे अपनी ताकतों का पूरा 100% अनलॉक कर लिया था। फिर इकरिस वहाँ पे अपने वेपन सिस्टम का टारगेट निम्फ पे लॉक करती है, जो देख के निम्फ वहाँ से डर के भागने लगती है, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि इकरिस कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देन वहाँ पे इकरिस निम्फ की तरफ अपने कुछ प्रोजेक्टाइल्स वेपन से हमला करती है और इकरिस का वो पहला हमला ही इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके इम्पैक्ट से निम्फ जाके दूर जमीन पे गिरती है। फिर इकरिस वहाँ पे एक बो निकालती है जो कि वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बो वहाँ पे किसी भी गॉड, किसी भी एंजल, किसी भी डेमी गॉड, किसी को भी खत्म करने की ताकत रखता था, वो भी अपने सिर्फ एक हमले से। देन इकरिस वहाँ पे निम्फ से बोलती है, निम्फ मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ और ये तुम्हारा आखिरी मौका है, यहाँ से वापस चली जाओ और मुझे वापस ले जाने के बारे में भूल जाओ, वरना फिर तुम्हें और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो कोई भी लेने के लिए आएगा उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुन के निम्फ वहाँ पे डर जाती है और वापस जाने का फैसला करके वापस चली जाती है। तो उसके बाद फिर वापस से हमें वहाँ पे तोमोकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि घूमते घूमते आखिरकार वहाँ पे वापस से आके उसी वाले बनाना स्टोर के सामने बैठा था और तभी वहाँ पे उसी बनाना स्टॉल का वो बैडएस ओनर उसको एक राज की बात बताता है कि दरअसल उसने इस गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए उन सारे नकली बनाना के बीच में एक असली बनाना रख दिया था, जिससे कि असली बनाना के सीड्स निकलते थे। तो वहाँ पे फिर मीको आ जाती है और उसके हाथ में भी वहाँ पे एक बनाना था, जो देख के तोमोकी वहाँ पे ये समझ जाता है कि वो असली वाला बनाना मीको के ही पास है। और क्योंकि वहाँ पे उस गेम में आखिर में बस
तोमुकी और मीको ही बचे थे। तो इसीलिए मीको वहाँ पे उस बनाना को लेके तोमुकी के पीछे पड़ जाती है उसके ऊपर शीट चलाने के लिए। और तोमुकी वहाँ पे उसको ये समझाने में लगा हुआ था कि उसके हाथ में वहाँ पे जो बनाना है वो कोई नकली बनाना नहीं बल्कि असली बनाना है, जिससे कि उसकी जान तक जा सकती है। पर मीको तो वहाँ पे रशियंस के लालच में उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है और वो वहाँ पे उस बनाना से एक बीज तोमुकी की तरफ चला देती है, जिससे वहाँ पे बेचारा तोमुकी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन ही मन में प्रार्थना करता है कि कोई न कोई आके प्लीज उसकी जान बचा ले। तभी अचानक से वहाँ पे मीको के चलाए हुए उस बनाना के बीज के सामने वहाँ पे इकरिस आ जाती है और वो बीज जाके वहाँ पे इकरिस के सर पे लगता है, जिससे वो वहाँ पे बेचारी नीचे गिर जाती है। ये देख के तो तोमुकी वहाँ पे बिल्कुल सदमे में कुछ देर तक बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पाता, पर फिर वो वहाँ पे अपने होश में आके रोते हुए वहाँ पे जोर से इकरिस का नाम चिल्लाता है और इकरिस वहाँ पे उठ के बोलती है, हैं मास्टर क्या हुआ, आपने बुलाया मुझे? जो देख के तोमुकी वहाँ पे उल्टा डर के मारे पीछे गिर जाता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इफ गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो देखने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पर बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए, क्योंकि इसको देखने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा।